जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा कर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पॉलिटी की रिवीजन की राह क्लासेस में, इस सीरीज में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा 2026 और 27 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में एक रिवीजन की राह सीरीज लेकर के आए हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम सबसे पहले आपसे पॉलिटी और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। आज का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपका पाठ क्रमांक कितना है? पाठ क्रमांक आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पाठ क्रमांक 3 है। आज हम आपके साथ में पाठ क्रमांक 3 को कंप्लीटली जानेंगे। ये पाठ क्रमांक 3 है क्योंकि अब तक हमने पॉलिटी के आपसे 2 पार्ट चर्चा के बिंदु बना लिए हैं, मतलब कि डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपने वो दोनों पार्ट्स ऑलरेडी क्या हैं देखे होंगे। तो चलिए आइए आज के इस पार्ट में हम आपसे जो चर्चा करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक हम आज की इस क्लासेस में लेंगे जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो, इस क्लासेस के माध्यम से हम सबसे पहले जो आज हम आपसे बात करेंगे उसमें हम खासतौर पर 4 टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट उसको देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आपसे संघ एवं इसका क्षेत्र, संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में हम आपसे क्या है डिस्कस करेंगे। संघ एवं इसके क्षेत्र में हम आपसे क्या है डिस्कस करेंगे, ये सबसे पहला पार्ट होगा। उसके बाद जो पार्ट आपका सेकंड होगा उसमें हम नागरिकता के बारे में, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप को कंप्लीटली समझेंगे ताकि आपका रिवीजन वहां से कंप्लीट हो सके। तीसरा जो हमारा इसी क्लास में रहेगा चैप्टर, वो रहेगा आपके मूल अधिकार। क्या रहेगा? मूल अधिकार। ये आपका टॉपिक रहेगा जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स के नाम से जिसको जाना जाता है। चौथा जो हम इस क्लासेस में आपसे टॉपिक लेंगे वो लेंगे आपके डीपीएसपी। डीपीएसपी बोले तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं इनको हम आपसे लेंगे। पांचवा टॉपिक हम आपसे इसमें जो डिस्कस करेंगे इसी क्लासेस के माध्यम से वो होगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में हम आपसे जानेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारी आपसे डिस्कस होगा, चर्चा परिचर्चा होगी। इन सभी पर हम आपसे 360 डिग्री चर्चा और परिचर्चा करेंगे। एक जो टॉपिक और रहेगा आपका 6 नंबर का, वो होगा संविधान संशोधन। क्या होगा? संविधान संशोधन। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे इस क्लासेस के माध्यम से 6 टॉपिक कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक जगह बैठ जाना है ठीक से, एक 4A साइज का ठीक है पेपर ले लेंगे और पेन ले लेंगे। कुछ ऐसे हिंट्स के रूप में आपको लिखते रहना है। अन्यथा होता क्या है, जब आप विदाउट पेन और पेपर के क्लास को देखते हैं तो कई बार आपको सुस्ती आने लगती है और नींद की अनुभूति आपको होने लगती है। तो इसलिए आपका उससे ब्रेन भी एक्टिव रहेगा और आप फोकस भी करते रहेंगे। ये पीपीटी आपको जैसे ही सीरीज कंप्लीट होगी वहां पर टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और हाँ, हम न केवल, आपको पता है हमारे पठन पाठन का तरीका, न केवल हम आपसे चैप्टर डिस्कस करते हैं बल्कि उसके लास्ट ईयर के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं, जो आपको मालूम है ऑलरेडी। जैसे अगर देखिए, हम जब से पहले देखेंगे संघ एवं उसका क्षेत्र, इसको कंप्लीट जानेंगे। कंप्लीट जानने के पश्चात हम आपसे फिर इस पर जो भी पीवाईक्यू रहे हैं यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उनको हम आपसे विचार विमर्श करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न रहता है पठन पाठन का। तो चलिए आइए आज के इस टॉपिक को लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम इसको रिफ्रेश कर देंगे ताकि चीजें क्या हो सके, आपको एकदम स्मूथ तरीके से चल सके, कोई आपको डिस्टरबेंस ना होना चाहिए और कोई भी यहाँ पर बफरिंग ना होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी क्या है, एक तरीके से रिवीजन क्लास है और इंपोर्टेंट्स क्लास की सूची में इसको गोल्डन क्लास की सूची के अंतर्गत हम रखते हैं। देखिए,
अब तक हमने बेसिकली पहले संविधान के एक बेसिक समझ को विकसित किया था, उसके साथ साथ हमने देखा था संविधान का विकास क्रम, कुछ स्रोत और उसके साथ साथ जो आपकी प्रस्तावना है और अनुसूचियां और भागों के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया। आइए तो बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और आज के चैप्टर को देखते हैं। आज का जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और चैप्टर हो जाता है आपका ये जिसको हम कहते हैं संघ और उसका क्षेत्र। देखिए, भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 अगर हम देखें, भारतीय संविधान का जो भाग है, भाग क्रमांक 1 आपको देखने के लिए मिलता है और अनुच्छेद आपको 1 से 4 तक इसके बारे में चर्चा मिलती है। संविधान का भाग 1 कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत क्या होगा, एक राज्यों का संघ होगा। और भारत कैसी प्रक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि भारत एक विनाशी राज्यों, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ के रूप में इसको जाना जाता है। अमेरिका आपका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो इन सभी को डिटेल्स में जानेंगे। भारत एवं इसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र का मतलब यहां पर यह हो जाता है कि यूटीज। भारत में अभी आपको देखने के लिए मिलते हैं 28 राज्य हैं। 28 क्या हैं आपके, 28 राज्य बोले तो स्टेट आपके हो जाते हैं। 28 स्टेट आपको मिलेंगे 28 और 8 आपके यूटीज हैं। क्या हैं, 8 आपके यूटीज हैं। इनको कहते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ये आप पढ़ते हैं। तो चलिए आइए, रिवीजन की क्लास है तो चीजों को आगे थोड़ा विस्तार देते हैं। देखिए, संविधान के अगर हम अनुच्छेद 1 की बात कर लें, संविधान के अगर हम अनुच्छेद 1 की बात कर लें तो यहां पर चीजें कई आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहले आता है अनुच्छेद 1। इसमें भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। और संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है, 2 कहता है कि संसद भारतीय संघ को नए राज्य का प्रवेश कर सकती है। अब जरा यहां पर समझना, संसद क्या कर सकती है, नए राज्यों का अगर प्रवेश करना होगा तो ये अधिकार किसको देके रखा है, ये अधिकार संसद को देके रखा है। इसको लेकर के अगर हम देखें तो एक इसका उदाहरण अगर हम आपसे चर्चा करें तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं आपका 35वां संविधान संशोधन। इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं 36वें संविधान संशोधन। क्यों सर हमने 2 लिखा, इसलिए 2 लिखा क्योंकि 35वें 36वें और देखिए 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक स्टेट हुआ करता था जिसको सिक्किम के नाम से जाना जाता है, जिसको सिक्किम के नाम से जाना जाता है। ये एक स्टेट था जो खासतौर पर यहाँ पर चोंगियाल वंश का शासक हुआ करता था। भारत आजाद हुआ और वर्ष आगे चल के 1975 में 1975 में इसको भारत में क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया। इन सब के अलावा अन्य भी हुए, हम डिटेल्स में जानेंगे, कई ऐसे विषयों को समझेंगे क्योंकि कई बार आपसे मैच द फॉलोइंग में ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेट को कब भारत में शामिल किया गया था। संविधान का अनुच्छेद जो आपका 3 कहता है, ये कहता है राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति सिर्फ संसद को क्या है, दी गई है। राज्य के पुनर्गठन की शक्ति सिर्फ किसको दी गई है, सिर्फ आपकी संसद को दी गई है। देखिए है क्या, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं और डिटेल्स में थोड़ा जानते हैं क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो कोई शब्द आपका और कोई वाक्य आपका छूटे ना। जरा समझना, यहां पर हम आपको समझाते हैं संविधान का अनुच्छेद 3। जरा समझना, देखो जो आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल जो आप देखते हैं, संविधान का आर्टिकल, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 3 के बारे में। ये कहता है कि जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको अधिकार यहां पर दिया गया है कि यह क्या क्या कर सकती है, ये राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, इसका नाम बदल सकती है, ठीक है, एक राज्य से 2 राज्यों का निर्माण कर सकती है, 2 राज्यों का निर्माण कर सकती है, या फिर 2 राज्यों को मिलाकर के क्या कर सकती है, एक राज्य बना सकती है। तो नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बनाना और 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य का निर्माण करने की जो शक्ति है, ये किसको है, आर्टिकल 3 के तहत आपके किसको दे के रखी है, पार्लियामेंट को ये शक्ति है। क्या सर यहां पर संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, तो आप कहोगे जी नहीं, इसमें कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता
नहीं होगी। इन सब के अलावा जब ऐसा प्रोसेस होता है तो हम एक उदाहरण को ले लेते हैं, उदाहरण से हम क्या है आपको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आइए थोड़ा जानते हैं, उदाहरण लेते हैं एक उदाहरण से, ताकि आपको चीजें क्या हो सके, बहुत ही बेसिकली क्लियर हो जाए और आपको कभी भी कंफ्यूजनेस ना हो। होता क्या है, जब भी किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन किया जाता है, या फिर एक राज्य से तोड़ करके उसके दो राज्य बनाए जाते हैं, एक भाग से दो भागों में परिवर्तित कर दिया जाता है, ये लगातार डिमांड अलग अलग भारत के क्षेत्रों में, राज्यों में आपको देखने के लिए भी मिलती है। होता क्या है जरा देखिए, मान लीजिए अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूपी का। बात हो रही है कि इसको 3 भागों में क्या होगा, इसको भविष्य में बांटा जाएगा। एक होगा आपका हरित प्रदेश, हरित प्रदेश होगा, ऐसी बात हो रही है। एक होगा अवध का रीजन और एक होगा पूर्वांचल, जो मिथिला वाला रीजन है। तो इसकी बात यहां पर क्या है हो रही है। अब देखिए, भारतीय राज्य इस उत्तर प्रदेश को जब आप 3 भागों में बांटेंगे तो उस कंडीशन में एक आपको क्या लाना पड़ेगा, एक बिल लाना पड़ेगा। कहां पर बिल लाना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट के अंदर, संसद में बिल लाना पड़ेगा, और यहां पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होना बहुत जरूरी है। किसकी स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति होना बहुत जरूरी है, और बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से ये बिल या फिर ये विधेयक नहीं लाया जाता है। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अब 3 भागों में इसको विभाजित करना है, 3 भागों में इसको बांटना है, तो कई बार ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है। तो क्या सर यह भी बात होगी कि जो स्टेट को रिकमेंडेशन दी जाएगी, क्या यह बाध्यकारी होगी, जो नहीं, तो ये बाध्यकारी नहीं होता है। यदि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की तरफ से विधान जो इसकी परिषद है या विधान मंडल है, वहां से कुछ ऐसा आता है रिकमेंडेशन कि ऐसा कर लो, तो वो राष्ट्रपति पर वो बाध्यकारी नहीं होता है। तो यहां पर चीजें क्लियर आपको समझ में आ गई हैं। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है, तो इस चीज को क्या है आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश को लेकर के हमने देखा, ऐसे कोई से भी आप स्टेट की बात कर सकते हैं। तो ये बिल लाया जाता है और यहां पर शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास ये अधिकार होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 4 में कहीं ना कहीं आप देखोगे, पूर्ण जो आपके पुनर्गठन हेतु साधारण बहुमत से ये अपेक्षित होता है, इसको पारित किया जाता है। आइए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद जो आपका 4 है, इसमें आर्टिकल आपका 2 है उसकी ही चर्चा है, और आर्टिकल आपके जो 3 है इसकी ही चर्चा आपको देखने के लिए मिलती है। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं इसको और चीजों को समझते हैं। उसके बाद हुआ क्या था, क्योंकि भारत देश आजाद हुआ, हम 1947 में भारत देश आजाद हुआ, आजादी तो हुई, लेकिन जो राज्यों का अब वितरण होना शुरू हो गया था। कई ऐसे राज्य थे जो अपनी शक्ति को स्थापित करना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, तो ये एक समस्या भारत में थी कि इन राज्यों का विलय किया जाए। तो भारत क्या है, भारत एक अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। उसके साथ साथ अमेरिका क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब उसको लेकर के, क्योंकि ये बहुत समस्या थी, तो इसको लेकर के कई ऐसे जो कमीशन थे उनका गठन किया गया। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ आयोग थे, कई बार आपसे पूछा जाता है। तो धार कमीशन आया था, और ये धार कमीशन ने क्या कहा था, ये आपका 1948 में आया था। इसने कहा था, क्योंकि बात हो रही थी कि भाषा के आधार पर क्या राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, कि राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, नहीं, आप राज्यों का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं करोगे। हाँ, आप किस पर कर सकते हैं, आप प्रशासनिक आधार पर कर सकते हैं। आप प्रशासनिक जो आधार है उस पर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप डेवलपमेंट के आधार पर कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट के आधार पर कर सकते हैं, ना कि आप भाषा के आधार पर करेंगे। उसके बाद में एस के धर कमीशन बनाया गया, ये भी 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर बेसिकली आप कर तो सकते हैं, लेकिन एक भाषा और एक धर्म नहीं होना चाहिए। भारत में एक भाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक अगर भाषा आप लोगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए इन्होंने भी खासतौर पर इसको इनडायरेक्टली खारिज किया, और इन्होंने भी प्रशासनिक आधार पर, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्होंने कहा कि आप राज्यों का गठन कर सकते हैं। उसके बाद 1948 में ही जेबीपी आप देखोगे कमेटी का गठन किया गया था। नंबर 1 आपका धर आयोग था, नंबर 2 आपका ये धर आयोग था, पहला डार कमीशन, और तीसरा जो था ये आपका था जेबीपी समिति। इसमें कौन थे,
नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। तो यहाँ पर भी यही बात रखी गई थी कि अब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, तो आंसर आएगा नहीं। उसके बाद फजल अली आयोग बनता है 1953 में। ये जो बनाया गया था फजल अली आयोग, इसमें 3 सदस्य थे। इसमें आपको कुर्जू देखने के लिए मिलेंगे, यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन भी पूछा था 2025 में प्रीलिम्स में। तो ये इससे पहले क्या हो गया था, भाषा के आधार पर एक स्टेट मतलब कि राज्य का गठन ऑलरेडी हो चुका था, जिसको आप बोलते हैं आंध्र प्रदेश। क्या होता है, आंध्र प्रदेश भारत का पहला वो स्टेट था जो 1953 में 1953 में भाषा के आधार पर राज्य बना। तो कई बार आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने क्या था, इन्होंने रिकमेंड दी थी कि भाषा के आधार पर नहीं बनेगा, केवल प्रशासनिक आधार पर। लेकिन जब फजल अली आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 1900 आप देखोगे 56 का 54 का माफ कीजिएगा, तो उसके तहत चीजों को क्या था, उसमें आपके जो 14 राज्य थे उनका गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को उसके अंतर्गत रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फजल अली आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये आयोग आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। फजल अली आयोग के राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर इन्होंने जो बात कही थी कि भाषाई आधार पर, ठीक है, परंतु एक राज्य एक भाषा का फार्मूला नहीं होगा। इनका भी उद्देश्य क्या था, क्या भाषा के आधार पर चीजें हो सकती हैं, तो इन्होंने कहा हो तो सकती हैं, लेकिन एक भाषा और एक राज्य अगर आप फार्मूला इसको फॉलो करेंगे तो समस्या आपके लिए आएंगी। तो इन्होंने कहा नहीं, आप भाषा के आधार पर बनाओ, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं बना, क्योंकि 19,000 से ज्यादा भारत में भाषाएं बोली जाती हैं और इतनी भाषाएं हैं। भारत में एक वाक्य कहा जाता है, कदम कदम पर वाणी बदले शो कोश पर पानी। वो जो भारत की डाइवर्सिटी है, ये इसलिए उस फार्मूले को, इस वाक्य को बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक आधार आपका होना चाहिए, क्योंकि वहां पर प्रशासन क्या है, वहां के सोसाइटी की जरूरतें आवश्यकताएं क्या है, उनको फोकस करके आपको उनका गठन किया जाए। सांस्कृतिक आधार पर आप बना लीजिए, उसके साथ साथ आर्थिक आधार पर आप बना लीजिए, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करें तो एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। तो ये फजल अली आयोग लाया गया था। अब देखिए, क्योंकि रिवीजन की क्लास है तो रिवीजन के तरीके से हम चीजों को ले रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, हम उन चीजों को खासतौर पर मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं जहां से लगातार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होता क्या है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एक तरफ दे देगा मैच द फॉलोइंग में, एक तरफ राज्य दे देगा, और 2026 में 2026 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था मैच द फॉलोइंग वाली स्टेटमेंट से। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, एक तरफ आपको दे देगा वर्ष और एक तरफ दे देगा आपको राज्य, और पूछेगा कि इनका भाई साहब का इस वाले राज्य का गठन कब हुआ था। तो इसको क्या है, आपको नोट डाउन करना है, मैं आपको लिखवा देता हूं, चीजें इजीली हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे रिलेटेड। चलिए देखिए, सबसे पहले, अब बाकी के तो बन गए थे, लेकिन जो बने थे मोस्टली जहां से क्वेश्चन बनता है उसी को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका 1960। कब से, हाँ सबसे पहले आप रखेंगे, सबसे पहले आप कह सकते हैं, अगर आपको रखना है तो सबसे पहले आप कहेंगे 1953। 1953 में बना था आंध्र प्रदेश में, शॉर्ट में लिखूंगा एडीपी लिख देंगे आंध्र प्रदेश, और ये भाषा के आधार पर था। इसका बेस क्या था, लैंग्वेज था, ये लैंग्वेज बेस पर बनाया गया था। उसके बाद आप लिखेंगे कि सर 1960। अब देखो, जो 1960 लाया गया तो इसमें 2 स्टेट आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक बना था आपका महाराष्ट्र, एमएच इसको लिखते हैं, और दूसरा बना था आपका गुजरात, जीयूजे लिख देंगे। ठीक है, 2 स्टेट बने थे। उसके बाद में आता है आपका 1960 के बाद में 1963, और 1963 में आपका बना था नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड आपका क्या था, एक स्टेट के रूप में बना। इसके बाद 1963 के बाद में आता है 1966। अब देखिए 1966 में 3 स्टेट आपको मिलेंगे। कौन कौन से स्टेट हैं, इसमें आपका बना था पंजाब, पीवी लिख देंगे, H4 हरियाणा लिख देंगे, और एक आता है इन सबकी कैपिटल चंडीगढ़, CHAND लिख करके हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, क्योंकि 1953, 1960, 1963 और 1966 व 1900, फिर आता है आपका 1972। 1972 में क्या हुआ था, क्योंकि इसमें 2 स्टेट बनाए गए थे, जो कि आपका था, एक मणिपुर था और उसके साथ साथ एक था त्रिपुरा। कौन था, मणिपुर और एक था त्रिपुरा। ठीक है, 2 स्टेट आपके देखने के लिए आपको मिलते हैं।
उसके बाद आता है आपका 1975, क्या आता है 1975 आता है, और इसके माध्यम से ही आपका सिक्किम बना था। इसके माध्यम से ही सिक्किम बना था। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि एक था आपका 35वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से इसको चोंगियाल जो वंश था उसका हटाया गया, और उसके बाद आपका 36वें संविधान संशोधन से क्या था, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1975 में। तत्पश्चात इसके बाद आता है आपका 1987। क्या आता है 1987? 1987 में कई स्टेट थे, जिसमें आपका मिजोरम था, अरुणाचल प्रदेश था और आपका गोवा था। कौन सा था? मिजोरम था, अरुणाचल प्रदेश था और उसके साथ साथ गोवा था। ठीक है, ये आपका देखने के लिए मिलता है। तो 3 बने हैं 1987 में। तत्पश्चात इसके फिर आता है आपका 2000। क्या आता है 2000 की बात होती है। 2000 में आपके 3 स्टेट बने थे। पहला आप देखोगे उत्तर प्रदेश, 1 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश, ठीक है, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश से कटके बना था आपका उत्तराखंड, ना कि उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश से कटके बना था कौन? उत्तराखंड। उसके बाद अगर हम देखिए एक बना था छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से कटके बना था, छत्तीसगढ़। उसके बाद आता है आपका एक बना था बिहार से कटकर, जिसको हम झारखंड के नाम से जानते हैं। तो ये स्टेट बने थे। 2000 तक होगी चीजें। इन सबके अलावा अगर हम देखें 2014 में एक नया स्टेट बना था आंध्र प्रदेश को अलग करके, जिसको बोलते हैं तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना बना था। और 2019 में आपके 2 स्टेट देखने के मिले। एक बना था जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण रूप से विभाजित किया गया, और एक बना है आपका लद्दाख। तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं। 53 में आंध्र प्रदेश पहला था, 60 में महाराष्ट्र और गुजरात था, 63 में नागालैंड था, 66 में पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, और 72 में आपका मणिपुर और त्रिपुरा था, 75 में आपका सिक्किम और ये देखने के लिए मिलेगा, 87 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा, 2000 में उत्तराखंड, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ और आपका आ जाता है झारखंड। 2000 आपका 14 में तेलंगाना और 19 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना। तो ये यहाँ पर स्टेट्स, यहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आपसे पूछे हैं यूपीएससी ने, और अदर स्टेट पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब क्या है सर, अब आपको क्या है यहाँ पर, अब आपको पीवाईक्यू देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पीवाईक्यू हैं। अब इन पीवाईक्यू को आराम से आप क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक लगाते चलेंगे मेरे साथ। जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 1 इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। बिल्कुल ये बात सही है, इसमें ये सही बताता है। अनुच्छेद 1 में इंडिया यानी भारत को राज्यों का संघ, अच्छा ये दोनों ही यहाँ पर रिपीट कर दिए हैं। तो इसमें केवल, वैसे तो दोनों ही बातें सही है, इन्होंने सेम लिख दिया है तो आप कह सकते हैं सही, लेकिन पहला भी सही है दूसरा भी, तो दोनों बातें इसमें सही है। चलो उसके बाद अगर हम देखें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। देखो हम कहते हैं ना, आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, निर्माण के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो मैंने आपको अभी बताया है किसका कब कब हुआ था, किसका कब कब निर्माण हुआ था। तो असम तो इनमें सबसे पहले होगा, असम तो इनमें सबसे पहले होगा। तो इसका क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। देखते हैं कैसे आपका प्रीलिम्स नहीं होता सर। प्रीलिम्स तो तब होगा जब आप पढ़ोगे, पढ़ने के पश्चात एमसीक्यू लगाओगे। तो मैंने अभी आपको बताया है सारी चीजें। देखो इसमें मिजोरम कब बना था ये आपको पता है, ठीक है, गोवा कब बना था 87 में, ठीक है, ये भी आपको पता है, और उसके साथ साथ नागालैंड 63 में, और असम तो पहले बन चुका था। तो आप इसका इजिली वे में आंसर दे देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा जो आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। ये कह रहे हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी क्षेत्र सीमा का उल्लेख किसमें किया गया है। तो सिंपल सी बात है, जो आपकी पहली अनुसूची है इसी में चीजों को रखा गया है। पहली अनुसूची में राज्य और यूटीज के बारे में, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनके बारे में। दूसरी अनुसूची में खासतौर पर आपके क्या है, वेतन और भत्ते हैं, वेतन और भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में आपकी शपथ है, और चौथी अनुसूची में होती है राज्यसभा में क्या है, सीटों का आवंटन। तो इस तरीके से चीजें आपकी याद भी है, और मैं ऑलरेडी इस पे आपसे चर्चा कर चुका हूं। तो ए इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही चौथे नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला था भारत का क्षेत्र एक अभिव्यक्ति है जिसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा भविष्य में किसी भी समय अधिकृत किया जा सकता है। मतलब कि कुछ ऐसे भी होंगे जो भविष्य में क्या है इसमें शामिल होंगे। ऑफकोर्स ये बात भी सही है।
भारत संघ एक अभिव्यक्ति है जिसमें केवल राज्य शामिल है, ऐसी बात नहीं है, केवल राज्य शामिल नहीं है, इसमें यूटीज भी शामिल है। और उसके साथ साथ जो भविष्य में अगर हम चाहें, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई क्षेत्र है अगर भारत को मिलेगा, ठीक है, तो हम उसको भी इसका राज्य का हिस्सा बनाएंगे। पूछा गया है आपसे कौन सा या से गलत है, तो देखो गलत पूछा गया है, दूसरा गलत है, पहला सही है, तो आंसर इसलिए क्या है, 20 का करेक्ट आंसर है, गलत पूछा गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछते रहेगी यूपीएससी। ऐसे ही क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्रमांक है 5। ये कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। अभी हमने आपको अलग से इसके बारे में बताया कि यदि किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्य के हिस्सा को एकीकृत करके, या किसी राज्य के हिस्से या फिर किसी क्षेत्र के एकीकृत करके एक नया राज्य बनाया जाए, ये बात कह रहे हैं। दूसरे में कह रहे हैं किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया जाए, घटाया जाए, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, उसके नाम में परिवर्तन करना, ये सभी की सभी बातें इसमें सही हैं। अच्छा, पूछा गया है गलत आपसे, देखो क्या कह रहे हैं, गलत आपको बताना है, तो गलत तो इसमें कोई भी नहीं है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही, तो आंसर आपका डी है सर। बोलो हाँ, चीजें क्लियर होती रहेंगी। चलो उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, ऑलरेडी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है 2014 आई थिंक 15 में ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने पूछा, और उत्तर प्रदेश पीएससी ने क्या किया है 2025 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा। देखो अगर आपको यूपी पीसीएसबी देना है, यूपी पीसीएसबी अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू आपको देखने चाहिए, वहां से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनते हैं। तो भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया था। आयोग के अन्य सदस्य कौन कौन से थे, देखो के एम पडिक्कर थे और एच एन कुंजरू थे, तो इसमें ए आंसर होगा। पट्टाभी सीतारामैया तो आपके अलग थे, जेवीपी आप कमेटी पढ़ते हैं 1948 की, उसमें इनको शामिल किया गया था, ना कि 53, तो इजी था। चलो तो यहां पर समाप्त होता है आपका भाग नंबर 1। अब तक हमने क्या देखा, जितनी भी हमारी लगभग ये क्लास हुई है, तो अब तक हमने सबसे पहले देखा है आपके क्या, आपके हमने देख लिए हैं जिसको हम कहते हैं संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। अगर यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप अपना क्वेश्चन भी देते चलें। आइए अब बढ़ते हैं सेकंड जो आपका टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है आपका, 1 सेकंड, सेकंड टॉपिक है आपका नागरिकता मतलब की सिटीजनशिप। इसके बारे में सर, सिटीजनशिप आपका ये सेकंड टॉपिक है। देखिए नागरिकता के बारे में अगर हम देखें, नागरिकता के बारे की अगर हम बात कर लें, तो नागरिकता का जो प्रोविजन है ये अलग अलग आपको देखने के लिए मिलता है। इसकी अगर हम बात कर लें, नागरिकता जो आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे भारत के संविधान की अगर हम बात कर लें, तो भाग आपका जो 2 है वो इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करता है। अगर हम आर्टिकल की बात कर लें, तो आर्टिकल आपको 5 से 11 तक क्या है, इसके बारे में ये चर्चा देखने के लिए मिलती है। 5 से 11 तक आर्टिकल है, नागरिकता की बात करता है। कहां से हमने नागरिकता ली है, तो इंग्लैंड के संविधान से हमने ली है। कहां से ली है सर, इंग्लैंड के संविधान से हमने नागरिकता को क्या है, इसमें शामिल किया है। उसके साथ साथ भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि एकल नागरिकता का प्रोविजन रखा है, और इसमें संशोधन करने की शक्ति या फिर इसको आगे बढ़ाना घटाने की शक्ति किसको अधिकार है, यहाँ पर संसद को ये राइट्स दे के रखा है। आपकी जो पार्लियामेंट है इसको ये अधिकार देखने के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप इसको समझ सकते हैं। अमेरिका में डबल आप देखोगे सिटीजनशिप आपको देखने के लिए मिलती है। कई बार अब क्या होता है, क्वेश्चन आपसे क्या होते हैं बच्चे, पूछ लिए जाते हैं। जैसे संविधान के आर्टिकल आपसे 5 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। संविधान के आर्टिकल 5 के साथ साथ आपसे क्वेश्चन बनता है किससे, संविधान के आर्टिकल 5 के पश्चात आपसे 6 से बनता है, 7 से बनता है, 8 से बनता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले आपको समझा देते हैं, मतलब कि उन क्षेत्रों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में चीजों को क्या है डिटेल्स में जानेंगे। देखो मैं एक पेपर ले लेता हूं और उस पेपर पर आपको चीजें बता देता हूं। देखिए जरा,
अगर हम बात कर लें संविधान के जो आर्टिकल अगर हम 5 की बात कर लें तो ये जो आर्टिकल 5 है ये कई प्रकार की बातें करता है। ये कहता है कि भारत में जो नागरिकता होगी वो 5 प्रकार से आपको प्राप्त कर सकते हैं। पहला, जन्म से, वंश से, राज्य में अधिकरण से, और क्षेत्र में अगर किसी का विलय हो रहा है उससे, और पंजीकरण से। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, नागरिकता भारत की प्राप्त कर सकते हैं। भारत में आपके दादा दादी, नाना नानी, भारत शासन अधिनियम 1935 के अविभाजित भारत के राज्य में उनका जन्म हुआ है। दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, माता हो, पिता हो, अगर आपका जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे, और वंश से नागरिकता आपको मिलेगी। संविधान के अगर हम आर्टिकल 6 की बात कर लें, ये क्या कहता है सर, ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवेशन करने वाले कुछ व्यक्ति के नागरिक अधिकार दिए गए हैं। मतलब होता क्या है, कुछ व्यक्ति जब बंटवारा हुआ तो क्या हुए, वो खासतौर पर पाकिस्तान में थे तो वो क्या हुए, इधर लिख देते हैं पाकिस्तान और इधर लिख देते हैं इंडिया। तो वो भारत की तरफ क्या थे, आना चाहे तो वो आना चाहेंगे, तो यहां पर उनको देखे रखा है प्रोविजन। क्लियर। वहीं अगर हम आर्टिकल 7 की बात कर लें, जो आर्टिकल आपका 7 है वो क्या कहता है, वो कहता है कुछ व्यक्ति ऐसे थे, इंडिया के थे और वो पाकिस्तान चले गए। कब चले गए सर, ये तो थे क्या, स्वतंत्रता पहले, स्वतंत्रता के पूर्व, और ये थे स्वतंत्रता के पश्चात। हुआ क्या, कुछ भारत में नागरिक थे, ठीक है, वो जब बंटवारा हुआ 1947 में तो वो लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन अब वो भारत आना चाहते हैं तो वो किस में आएंगे, आर्टिकल आपके, आप देखोगे आपको 7 में देखने के लिए मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है उसको यहां पर अधिकार है। साथ ही साथ अगर हम देखें आर्टिकल जो आपका 8 है उसकी बात क्या है सर, ये जो एनआरआई होते हैं, एनआरआई जो होते हैं, जो भारत के नागरिक होते हैं ये, और विदेशों में जाकर के काम करते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, कुछ आपको इंजीनियर मिलेंगे, कुछ वर्कर मिलेंगे, ठीक है, आज विश्व में आपको ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ये भारत का ही व्यक्ति होता है, सारे अधिकार होते हैं इसको, वोट डालने का अधिकार होता है, सब अधिकार लगभग इसको होते हैं, ठीक है। उसके बाद संविधान का आर्टिकल अगर हम देखें, आर्टिकल आता है आपका 9। अब ये आर्टिकल क्या है, कई बार क्या होता है, भारत के नागरिक क्या करते हैं, किसी दूसरे स्टेट की, दूसरा स्टेट मतलब कि दूसरे देश की क्या करते हैं, नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। तो दूसरे देश की नागरिकता जब आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो नागरिकता की समाप्ति आपकी क्या है, 9 में मिलेगी, और ये 3 प्रकार से आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें क्या है सर, एक तो अगर आपने मान लीजिए स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता आपने अपना ली है तो तब आपकी खत्म हो जाएगी भारत की नागरिकता, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। और बाय द वे मान लीजिए आपने नहीं बताया, और यदि आपने किसी दूसरे स्टेट की क्या कर ली है, नागरिकता स्वीकार कर ली है, तो आपको फिर खारिज कर दिया जाएगा। और यदि आप देश के संविधान, राष्ट्र के अखंडता, एकता को चुनौती पहुंचाते हैं तो वह कंडीशन भी ऐसी होती है, आपसे नागरिकता संसद छीन सकती है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट याद रखना, पॉइंट ये है मान्यवर कि आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि कभी भी वंश पर आधारित जो व्यक्ति होते हैं, जो वंश पर आधारित व्यक्ति होते हैं, उनकी नागरिकता को कभी भी संसद क्या है, समाप्त नहीं कर सकती, वो समाप्त नहीं कर सकती, वंश को नहीं कर सकती। पंजीकरण वालों को कर सकती है, देशीकरण वालों को कर सकती है, लेकिन वंश वालों को नहीं करेगी। वही आर्टिकल 10 की बात कर ले, वहां पर नागरिकों के अधिकारों का बने रहने की बात करता है, ठीक है। और 11 में जो शक्ति है, आर्टिकल जो आपका 11 है, उसमें जो शक्ति है ये आपकी पार्लियामेंट को शक्ति है कि वो क्या करेगी, इस पे समय समय पर अमेंडमेंट बनाती रहेगी। ये संविधान के अनुच्छेद 11 में आपको रखा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करेगी। और अब तक कई बार इसने ऐसा किया है। अगर हम देखें कुछ एक्ट, जैसे नागरिकता संशोधन, इसको बोलते हैं सिटीजनशिप, सिटीजनशिप यहां पर इसको समझ लेते हैं, कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है। ये क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सबसे पहले आया था आपका 1986 का, कब आया था, 1986 का। हालांकि उसके पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ऑलरेडी आ चुका है, तो पहले हम 1955 से ही स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपका नागरिकता अधिनियम क्या था, 1955 आया। और उसके बाद आपका CAA क्या आया,
1986 आया। फिर उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आपका नेक्स्ट आया वो था 1992। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट आया नेक्स्ट वो था आपका 2002। और उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट आया 2002 नहीं था, माफ कीजिए 2003 था। उसके बाद में बना था आपका 2005। कब बना था? 2005। और तत्पश्चात उसके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, ये बना था 2015 में। 2015 में। और अभी हाल ही में जो आया है सिटीजनशिप जो आपका अमेंडमेंट एक्ट है, ये कब बना था? ये 2019 में बना। तो इतनी बार अब तक क्या हुआ है, 1955 से लगा करके 2019 तक अब तक इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो मैंने इतनी ही सीरीज में कम समय में आपको सारी चीजें बता दी हैं। और एक और बात यहां पर ध्यान रखना, कई बार आपसे पीआईओ और ओसीआई के बारे में पूछा जाता है, जो कार्ड होल्डर होते हैं। तो आपको बता दें पीआईओ और ओसीआई जो थे उनकी जो विभाजन की प्रक्रिया थी, इनको बांटा गया था अलग अलग दो भागों में। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, उन दोनों को एक कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है 2020 के पश्चात। क्लियर? जो 19 का अमेंडमेंट था उसके पश्चात में इसको एक ही कर दिया गया। उनकी शक्ति अलग अलग थी ना, अब उनमें एक ही कर दी गई है। चलिए तो अब डाल लेते हैं नजर कुछ चीजों पर, देखते हैं। कई बार एक और क्वेश्चन आपसे बनता है, क्वेश्चन एक बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है कि केवल भारतीयों को प्राप्त जो आपके फंडामेंटल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, जो ओनली सिटीजन को प्राप्त हैं, ठीक है, जो ओनली सिटीजन्स को प्राप्त हैं, तो वो कौन से आर्टिकल होते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे 15 होता है, 16 होता है, उसके साथ साथ आपका 19 होता है, ठीक है, 15, 16, 19 और 29, 30 होता है, 29, 30 होता है। ये आपके 5 ऐसे फंडामेंटल अधिकार है जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त होते हैं, किसी भी फॉरेनर को ये प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य है जो नागरिक है भारत को उसी को प्राप्त होते हैं। तो आइए फिर अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं। रिवीजन तो आपका मान के चलिए हो ही गया है, ठीक है। एकल नागरिकता, यहां पर संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक मूल संविधान होने के समय नागरिकता का निर्धारण करने संबंधी प्रावधान रखा गया है। यह खासतौर पर प्रावधान उस समय के लिए किए गए थे जब भारत का संविधान लागू हुआ था और देश का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान से भारत तथा भारत से पाकिस्तान को प्रदूषण करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार देके रखे हैं। मैंने अभी आपको बताया था संविधान का आर्टिकल जो आपका 6 है, अगर कोई पाकिस्तान से भारत आना चाहता है वह, और संविधान का आर्टिकल जो 7 है, जो भारत से पाकिस्तान चला गया पुनः अब पाकिस्तान से पुनः भारत आना चाहता है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो है ये किसको देके रखी है? तो संसद को देके रखी है। अब आपसे यही इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी नहीं पूछा जाएगा। ये बात आपको क्या है, ध्यान में और दिमाग में दोनों में रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो ये लगभग रिवीजन हो ही गया है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 2018 में था। आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या निवास प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। नहीं कि आधार कार्ड क्या है, आधार कार्ड आपकी एक आइडेंटिटी है, कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र थोड़ा ही है। ये तो खासतौर पर इलेक्शन कमीशन ने भी खुद बताया था, जो ज्ञानेश्वर कुमार जी हैं अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दूसरे में कह रहे हैं एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा निष्क्रिय या फिर हटाया नहीं जा सकता। एक एक व्यक्ति के 4-4 आधार कार्ड है, एक एक व्यक्ति के, तो ये भी बात गलत है। इसमें तो फ्रॉड ठीक ठाक मात्रा में हुआ, कौन सा या सही है? तो इसमें दोनों बातें क्या है, आपकी गलत है, तो इसलिए आपका डी राइट आंसर होगा। ये सब जो हम आपसे क्वेरी ले रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, हम सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई बार आपसे डबल सिटीजनशिप पूछा जाता है, तो भारत में सिंगल है और अमेरिका में डबल है। केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरे में कह रहे हैं केवल जन्म से ही नागरिक राज्य का प्रमुख बन सकता है। देखो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट को कट करो, ये कह रहे हैं केवल जन्म से ही नागरिक राज्य का प्रमुख बन सकता है, मतलब कि राष्ट्रपति बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है जो भारत का नागरिक है। तो देखो 2 नंबर को कट करोगे, सही पूछा गया है तो आपको आंसर मिलने लगेगा। एक बार किसी विदेशी को नागरिकता प्रदान कर दी जाए तो उसे किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये तो किया जा सकता है, मान लीजिए उसने फ्रॉड तरीके से नागरिकता प्राप्त कर ली तो वो कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, तो फिर उसको तो वंचित किया जाएगा। हाँ,
अगर आपको देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें सही है, केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास आपका डोमिसाइल देखने के लिए मिलता है। लेकिन बात ध्यान रखना, वंश के आधार पर, फिर से बता रहे हैं, वंश के आधार पर जो आपकी नागरिकता होती है इसका समाप्त आप नहीं कर सकते हैं, संसद भी नहीं कर सकती है। अगर करेगी तो फिर उसको संविधान में संशोधन करना होगा, है ना, वंश के आधार पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये 2018 में आपसे पूछा गया था आधार कार्ड। अच्छा ये पुनः लगा दिया गया है, ये दोबारा लगा दिया गया है। चलिए तो यहां तक आपके जो इतने भी कोई भी डाउट है, यहां तक आपका जो भी आपका डाउट है नागरिकता से संबंधित, तो आप अपना डाउट क्या करेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे। क्लियर? जो भी आपका डाउट है आप अपने डाउट्स को कमेंट्स करें और हमें बताएं। क्लियर? तो यहां तक हमने दो टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर लिए इस क्लासेस में अभी तक। एक आपका क्या कर लिया, एक आपका संघ और उसका प्रदेश की बात कर ली, उसके साथ साथ दूसरा हमने नागरिकता के बारे में आपसे चर्चा कर ली है। चलिए तत्पश्चात इसके अब बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन आपका जो टॉपिक आता है, टॉपिक जो है ये आपका आता है, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मूल अधिकार। क्या है ये आपके मूल अधिकार, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स इनको कहा जाता है। क्लियर? ये थर्ड हमारा आज की क्लास का टॉपिक है। क्लियर? तो देखो मूल अधिकार क्या है उनके बारे में एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि लगातार यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछती है। एक क्वेश्चन तो मान के चलिए पक्का आपको मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति क्या है यूपीएससी ने बदली है, लेकिन क्वेश्चन आपको मिलता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मूल अधिकारों के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं महोदय? मूल अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं मूल अधिकारों के, सबसे पहले मूल अधिकारों के बारे में हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये भारतीय संविधान के अगर हम भाग की बात कर लें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको मूल अधिकार देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम देखें संविधान के आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद की बात कर लें तो अनुच्छेद आपको ये 12 से 35 तक इनके बारे में चर्चा और परिचर्चा की गई है। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से संविधान से हमने इनको लिया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से हमने इनको लिया है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये जो खासतौर पर किसको प्राप्त हैं, तो यह अधिकार खासतौर पर देखेंगे नागरिक को प्राप्त हैं। किसको प्राप्त हैं? नागरिक को प्राप्त हैं। ठीक है, ये राज्य को प्राप्त अधिकार नहीं बल्कि इंडिविजुअल व्यक्ति को प्राप्त है। नागरिक में भी किसको प्राप्त है अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो नागरिक में भी यहाँ पर दोनों को ये प्राप्त होते हैं, चाहे वो आपका फॉरेनर हो, विदेशी व्यक्ति हो, और चाहे वो आपका इंडियन हो, दोनों को प्राप्त है। इंडियन को स्पेशली आपको कुछ आर्टिकल याद रखने हैं, जिसमें आपका 15, उसके साथ साथ अगर हम देखें 16, 19, 15, 16, 19 और 29, 30, ये वो आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त होंगे। इन सब के अलावा और भी सारे भारतीयों को प्राप्त होंगे, लेकिन ये कभी भी किसी भी फॉरेनर मतलब कि ये विदेशी को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर इस पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसको दिया गया है? तो कानून बनाने की शक्ति यहाँ पर केवल और केवल संसद को दी गई है। संसद इस पर कानून बनाएगी। तो बोलो हाँ। अब यहाँ पर जो आपके मूल अधिकार होते हैं इनको पहले 7 भागों में बांटा जाता था। कितने? 7 भागों में। कहा जाता था विधि के समक्ष समानता, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार। अगर हम एक एक करके बात कर ले, समानता के जो अधिकार आते हैं वो कब से कब तक आते हैं? मैं एक पेपर ले लेता हूं और उस पेपर में लिखने का ट्राई करता हूं। हाँ यहां पर है हमारे पास में। देखिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनको पहले क्या था, पहले क्या होते थे, ये 7 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। 7 कौन से हुआ करते थे? संविधान का एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं 31, 31, ये कहता था राइट टू प्रॉपर्टी। क्या कहता था ये? राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था, आपकी जो संपत्ति के अधिकार की बात करता था। लेकिन सरकार को, क्योंकि भारत वेलफेयर स्टेट है, मिक्सड इकोनॉमी है, तो इसको कई ऐसे काम करने थे, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि समस्याओं से भी तो इसको क्या करना था? लड़ना था। इसी का ध्यान में रखते हुए भारत ने क्या किया था?
फिर उसके साथ साथ यहाँ पर इसको हटा दिया, क्योंकि जिसका भी अगर वो करती थी चकबंदी हदबंदी जैसे प्रोग्राम लेकर के आई तो कोई अपनी जमीन का अटकवा लेकर के पहुंच जाता था कोर्ट, तो उस पर कई डिसीजन आए। तो यहाँ पर 31 को क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जी हाँ 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 1978 के माध्यम से क्या हुआ, 31 के कुछ पार्ट्स को निकाला गया जो ये गारंटी देता था, और उसको निकालने के पश्चात कहां पर रखा गया, ये भारतीय संविधान के भाग 12 में, और आर्टिकल की अगर हम बात कर ले, आर्टिकल आपका 300 का मतलब कि ए में इसको रख दिया गया। और आज जो राइट टू प्रॉपर्टी ये आपका फंडामेंटल अधिकार नहीं बल्कि एक वैधानिक अधिकार है। क्या है, वैधानिक अधिकार है, ये एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार इसलिए होता है, इसकी चर्चा संविधान में आपको की गई है और इसमें एक्ट बना करके इसको पारित किया गया। फिर उसके बाद आप देखोगे उत्तराधिकार अधिनियम भी लाए गए थे, कई ऐसी चीजें हैं। तो पहले 7 थे, अब कितने हैं, 6। सर आपने तो बताया 6 हैं, लेकिन 6 और कौन कौन से, जरा उन्हें भी बता दें तो हमें थोड़ा सा इजी होगा। तो चलिए अब उनको देख लेते हैं कि सर ये 6 थे कौन कौन से। देखो सबसे पहले आता है आपका संविधान का आर्टिकल 12। इसमें क्या होता है, राज्य की परिभाषा आपको देके रखी है कि कौन राज्य होगा, इसमें कौन कौन शामिल होगा। जैसे विधानसभा है, संसद है, ये सब क्या है, राज्य के अंतर्गत आते हैं। आप भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो आईएएस पीसीएस होते हैं ये सब राज्य के अंतर्गत ही इनको रखा जाता है। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि संसद अगर कोई भी कानून बनाती है और वो विधिक क्या है, उससे मैच नहीं खाते हैं या फिर उससे अलग है, तो उस कंडीशन में क्या है, उसको चुनौती दी जा सकती है। ये जुडिशरी रिव्यू को क्या करता है, फॉलो करता है। वही आर्टिकल अगर हम देखें जो 14 होता है, आर्टिकल जो होता है आपका 14 होता है, अगर हम इसकी बात कर लें तो एक एक करके आप समझते हैं। देखो सबसे पहले पर आता है विधि के समक्ष समता और समानता का अधिकार। क्या है, विधि के समक्ष समता या फिर समानता का अधिकार। क्लियर। और ये होते हैं आपके कब से कब तक, 14 से आपके 18 तक देखने के लिए मिलते हैं, पहला। दूसरा आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, और यह आता है आपका 29 से 22 तक। तीसरे में आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यह आता है आपका 23 से 24 तक। उसके बाद चौथा आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी बात होती है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपको देखने के लिए मिलेगा 25 से 28 तक। जी हां। उसके बाद 5वें नंबर पर आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के पश्चात आते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार। क्या आते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात होती है, उनकी शिक्षा और संस्कृति की, तो वो आता है आपका 29 से 30 तक। छठा जो आता है ये आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात होती है ये आता है संविधान का आर्टिकल 32। वही इन सब के अलावा कई बार और पूछ लेता है आपसे, तो 6 प्रकार के हो गए। इन सब के अलावा कई बार आपसे पूछा जाता है कि आर्टिकल आप बताइए 33। तो 33 क्या है, जो आपके संरचनात्मक संघ हैं उनको रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखें जितने भी जैसे आर्मी है वगैरह है, सीआईएसएफ है, ये सब जो मिलिट्री है इनका संगठन नहीं बनेगा। 34 जो है आर्टिकल वो आपके मार्शल लॉ की बात करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आर्टिकल जो आपका 35 मतलब कि 35 है, ये संसद को अधिकार दे देता है कि संसद क्या करेगी, इनमें क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, इनमें अमेंडमेंट कर सकती है आर्टिकल 35 के तहत। तो ये आपके संवैधानिक क्या है, मूल अधिकार है। इनको अब एक एक करके हमें समझ लेना है। सारी चीजें आपकी रिवाइज लगभग हो गई हैं और इसमें समय रहते हुए क्या हुए हैं, संशोधन भी हुए हैं। इट इज क्लियर हुआ है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा पानी भी पीते चलता हूं, आप भी पी लीजिएगा। और यदि आपको कंटेंट पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो सपोर्ट भी कीजिएगा, है ना। आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, एक दो फ्रेंड को सर्किल में बता भी सकते हैं।
कि अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं और यूपीएससी का प्रीलिम्स देना है 2026 का, तो एजुकेशन वायर पर मिस्टर कुमार सर आपके लिए रिवीजन की एक राह सीरीज लेकर के आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है, जिसमें कंप्लीटली हम आपके साथ में रिवीजन करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारी 2 क्लासेस चलती हैं, हमेशा चलेंगी ये। ठीक है, 2 क्लासेस हमारी क्या हैं, चलती हैं, तो उनको भी थोड़ा बता देते हैं ताकि विद्यार्थी उस चीज को समझ सकें। 2 क्लासेस हमारी कौन सी चलती हैं सर? ये रेगुलर आपकी क्लास होती है, सभी विद्यार्थी उसमें जुड़े तो अच्छा होगा। देखो, पहला हमारी 8 बजे मॉर्निंग में, 8 बजे हमारी क्या होती है, यूपीएससी करंट अफेयर की क्लास होती है। यूपीएससी करंट अफेयर की क्लास होती है, इसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी व अन्य से मिंट वगैरह सभी चीजों को ले लेते हैं और आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लगे हुए हैं। ठीक है, वहां से आपका करंट अफेयर पूरा क्लियर हो रहा है और जो स्टूडेंट्स उस क्लासेस को कर रहे हैं लगातार उनके रिजल्ट में भी सुधार हो रहा है और उनको पता चल रहा है कि हाँ चीजें ये हैं। और डेप्थ में वहां पर भी हमारा यही तरीका रहता है कि कॉन्सेप्ट को बता देते हैं, न केवल हम न्यूज कवर करते हैं बल्कि डिटेल्स में उसका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी आपसे डिस्कस करते हैं, मेंस का क्वेश्चन देते हैं, बताते हैं कैसे मेंस का क्वेश्चन लिखना है, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी वहीं पर करवाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे हैं और कैसी संभावना हो सकती है या बनने की संभावना हो सकती है। उसके बाद शाम को आपका डेली बेसिस पर, शाम को आपका डेली बेसिस पर 7 PM पर क्लास होती है करंट अफेयर की। लेकिन आज जो क्लास आपकी होगी, ठीक है, शाम को 7 बजे, ये जो क्लास है वो कौन सी होगी, ये सीसैट की होगी, रीजनिंग की क्लास। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लास लेंगे संडे में, हमारी रीजनिंग की क्लास आपकी क्या है, चलेगी। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको थोड़ा सा फोकस करते रहिएगा। ठीक है, और जितना हो सके सपोर्ट करें। तो चलिए आइए अब बढ़ते हैं, एक एक करके अब बात करेंगे और समझते चलेंगे। तो मैं यहां से थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि चीजें और भी स्पष्ट हो सके। देखो, विषय उठता है यहां पर, देखो कि संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद कितना है 12 से 35 तक इसके बारे में चर्चा की गई है। कहां से लिया गया है, तो इसको अमेरिका के संविधान की एक संकल्पना है जो फंडामेंटल राइट्स से सबसे पहले ये अमेरिका के संविधान में थे, ना कि भारतीय संविधान में। उद्देश्य इसका क्या रखा गया है, उद्देश्य यहां पर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। अब ये जो आपका सर्वांगीण विकास होगा ये कैसे होगा सर, ये विकास हर एक सेक्टर में होना चाहिए। इसको खासतौर पर शिक्षा भी दो, हेल्थ भी इसका सही रखो, स्किल भी होना चाहिए सर इसमें, इस सब के अलावा अपॉर्चुनिटी इसके पास होनी चाहिए, है ना, और जॉब भी इसको दो, ये सभी चीजें हों और हर एक सेक्टर में इसके लिए चीजें खुली हों। ठीक है, चाहे वो वुमेन हो और चाहे वो पुरुष हो, मेल और फीमेल दोनों। हालांकि मेल फीमेल बाद में, पहले ह्यूमन है, तो ह्यूमन का एक तरीके से व्यक्तित्व का क्या होगा, सर्वांगीण विकास की बात सुनिश्चित करना और राज्य के मनमानेपन के विरुद्ध जाकर के नागरिकों को संरक्षण देने का प्रयास करता है। तो ये क्या करता है, नागरिकों को संरक्षण देता है। कई बार क्या होता है, राज्य कुछ ऐसे कानून बना देता है जिससे आपके संवैधानिक जो अधिकार हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, उनका क्या हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है। तो फिर आप किसकी तरफ जाते हैं, फिर आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, संविधान का अनुच्छेद, न्यायालय का दरवाजा आप खटाते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले, देखो संविधान का आर्टिकल, आप कीजिएगा, संविधान का आर्टिकल जो 13 है ये जुडिशरी रिव्यू की बात करता है, लेकिन यहां पर आप उल्लंघन के तहत नहीं जा सकते हैं, है ना, कि अगर 13 के तहत कहेंगे कि सर 13 के तहत मेरे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है इसलिए मैं आया हूं जुडिशरी, नहीं। आप क्या कर सकते हैं, संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और आर्टिकल 226 के तहत आप कहां चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना, जो आपका हाई कोर्ट है उसकी शक्ति क्या है, सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, किस पर, जुडिशरी रिव्यू पर, या फिर मैं कहूं आपके इस अधिकार पर। क्योंकि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है ये केवल संवैधानिक अधिकारों पर ही, खासतौर पर मूल अधिकारों पर ही ये क्या करता है, जुडिशरी रिव्यू करता है, जबकि जो हाई कोर्ट है ये अदर पर भी कर सकता है। इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, थोड़ा ज्यादा है। ये बात योग्य है, अर्थात उल्लंघन होने की स्थिति में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी आपको दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा गया है, आत्मा और हृदय कहा गया है, इसको बैकबोन ऑफ कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इस पर यह संविधान आपका टिका हुआ। आर्टिकल 21 को भी जानेंगे, वो भी इसी से कुछ रिलेटेड है। यहां तक चीजें क्लियर होगी कि नहीं, क्लियर चलो यहां तक चीजें आपकी, आई होप की चीजें आपकी क्लियर हो गई। चलिए तो आपसे अब तक जो हमने डिस्कस किया है फुल मेमोरी में है। आइए अगर हम देखिए संविधान के अनुच्छेद 12 की बात कर ले, संविधान का जो अनुच्छेद आपका 12 है ये क्या बात करता है सर, इसको जरा समझते हैं।
ये कहता है राज्य की परिभाषा, क्या कहता है, राज्य की परिभाषा की बात करता है, और राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होगा। ऐसे ही एक और आर्टिकल आपको मिलेगा डीपीएसपी में, और डीपीएसपी में आर्टिकल मिलेगा आपको 3636, वो भी राज्य की परिभाषा की बात करता है। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है, इसके अंतर्गत आपको संसद देखने के लिए मिलेगी, खासतौर पर भारत सरकार मिलती है, राज्य के विधान मंडल मिलता है, और राज्य सरकार मिलती है, और पांचवें की अगर हम बात कर ले तो स्थानीय प्राधिकरण भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो आपके आईएएस आईपीएस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वो भी आती है। ठीक है, ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। लेकिन रोचक विषय ये है कि सुप्रीम जो कोर्ट है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, वो राज्य का भाग नहीं है। इसको मोस्ट मार्क कर लो, अगर पूछ लिया गया तो फिर आपके पता नहीं चलेगा, क्या आप लगा के आओ। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये आपका राज्य का कोई भाग नहीं है। लेकिन देखो कितनी इंपोर्टेंट बॉडी है ये, है ना। चलो, वहीं अगर हम देखें 13 की जो बात की गई है, संविधान का अनुच्छेद जो आपका 13 है, ये जो बात करता है संविधान का अनुच्छेद आपका 13 मतलब कि 13, ये क्या बात करता है सर, ये कहता है आपका कि मूल अधिकारों से असंगत उनका खासतौर पर अल्पीकरण करने वाली विधियां, क्या है, मूल अधिकारों से, बस इसको ध्यान में रखो, मूल अधिकारों से असंगत विधियां। ये क्या हुआ सर, ये हुआ कि कई बार क्या होता है, जो हमारी संसद है, जो हमारी संसद है और इसमें बैठी हुई जो सरकार है, वो क्या करती है, कई बार कुछ ऐसे लॉ बना देती है, कई बार कुछ ऐसे कानून बना देती है जो क्या होते हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स के तहत क्या है, वो सही नहीं बैठते हैं, सजग नहीं बैठते हैं, और ये क्या करते हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इनको बाईपास करते हैं। ठीक है, इसकी नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। क्लियर। तो इसलिए क्या है, इसके तहत जुडिशरी रिव्यू भी हो जाता है। क्या हो जाता है, इसके तहत जुडिशरी रिव्यू भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसको क्या है, आपको ध्यान में रखना है। आइए अब बात कर लेते हैं, यहां पर कुछ आपको आर्टिकल्स दे के रखे हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका क्षमता का अधिकार। क्या आता है सर, सबसे पहले आता है आपका क्षमता का अधिकार। ये आते हैं आपके 14 से 18 तक। फिर आते हैं दूसरे में स्वतंत्रता के अधिकार, ये आते हैं आपके अनुच्छेद 29 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आते हैं आपके 23 से 24 तक। और संवैधानिक मतलब कि जो आपके धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28 तक। शिक्षा का अधिकार जो आपको मिलता है, धार्मिक शिक्षा के अधिकार, ये सांस्कृतिक अनुच्छेद कितना है 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आता है, ये 5 नंबर है, यह आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत। तो कई बार यहां से भी आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं जैसे संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं, फॉरेनर को प्राप्त नहीं होते हैं। ये केवल वह आर्टिकल हैं जो आपके भारतीयों को देखने के लिए मिलेंगे। उसके पश्चात आता है आपकी कुछ इसकी विशेषताएं क्या हैं सर, तो इसकी विशेषताओं को देखते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या आपको देखने के लिए मिलती है। पहली विशेषता है कि राज्य को तार्किक और प्रतिबंध लगाने का अधिकार देते हैं। दूसरा है नकारात्मक एवं सकारात्मक, ये दोनों प्रकृति के आपको देखने के लिए मिलते हैं। तीसरा है यहां पर कि ये संसद द्वारा क्या है, संशोधनीय है और वाद योग्य होते हैं। और चौथा है ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कई बार स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, तो वहां पर आप कहोगे सर ये जो आपके मूल अधिकार हैं वो देखने के लिए आपको मिलेंगे, ये इसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ होता है कई बार क्या होता है कि जो आपके संसद है कई बार कानून बनाती है, और ऐसे कानून बनाती है कि संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन होता है। तो उनके उल्लंघन को लेकर के संविधान का आर्टिकल्स चाहे आपका 32 हो, आर्टिकल 200
26 हो। वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोनों को जुडिशरी रिव्यू देता है, आप जाकर के वहां पर पिटिशन कर सकते हैं और कहेंगे कि महोदय मेरे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को यह अधिकार दे के रखा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कि वो 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। क्या करेगा? 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। सबसे पहले आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है सर? ये किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध और किसी संस्था या कंपनी के विरुद्ध हो सकती है। ये प्राइवेट, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, दोनों के विरुद्ध होती है। क्योंकि सर आप किसी को बंद क्यों कर रहे हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण किस अधिकार के तहत आपने किसी को बंदी किया है। दूसरा आता है आपका परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि ये छोटे जो न्यायालय होते हैं जैसे अधिकरण होते हैं, इनको क्या करते हैं, आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट कि अपने ही हम आदेश देते हैं कि हमारे सामने साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करो जिसको आपने रखा है, ठीक है, पकड़ा है। तीसरा आता है प्रतिषेध। हम प्रतिषेध लगाते हैं, हम प्रतिषेध लगाते हैं, इसको रोकते हैं, यहीं पर रुको। और आपका जो आता है चौथा, ये आता है उत्प्रेक्षण। मतलब कि किस आपको, जैसे हुआ क्या, जो भी प्राधिकरण होते हैं जैसे ट्रिब्यूनल होते हैं, मान लीजिए लोअर कोर्ट है तो हाई कोर्ट क्या करेगा, ये उत्प्रेक्षण देगा इसको। कई बार क्या होता है जो आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो कहते हैं, कई बार क्या होता है जो निम्न न्यायालय होते हैं, ठीक है, ये अपनी एरिया से जाकर के बाहर काम करना शुरू कर देते हैं, तो उनको क्या है, इसको रोका जाता है। तो ये एक आदेश देते हैं, उसको उत्प्रेक्षण कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे हैं 2000 आपके किस में 24 में भी क्वेश्चन बना है। पांचवी आती है आपकी रिट अधिकार परीक्षा। मान लीजिए कल को आप एक आईएएस अधिकारी बनेंगे, एक पोस्ट पर जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार के तहत इस पद पर बैठे हैं, तो आप कहोगे कि मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था 2026 और 27 और मेरी रैंक XYZ आई थी और मैंने वहां पर ट्रेनिंग करी थी और मैंने ये पेपर दिए थे। आप मुझसे पूछो तो क्या पूछो, आप उसको पूरा दिखाओगे इस अधिकार के तहत, क्योंकि मैं इसके एलिजिबल हूं, मैंने इस परीक्षा को पास किया है। तो ये रेट होती हैं आपकी कौन सी, 5 प्रकार की रिट होती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। क्लियर हो गया? चलो, उसके साथ साथ अब क्या होता है, कई बार आपसे पूछा जाता है, क्योंकि जब आपातकाल की स्थिति होती है, आपातकाल की जब स्थिति होती है, हम पढ़ेंगे आगे आपातकाल के बारे में, लेकिन आपातकाल जो है जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 18 में आप देखोगे संविधान के आर्टिकल कब से 352 से 360 तक आप इनके बारे में जानोगे। क्योंकि जब आपातकाल होता है तो उसके कई ऐसे प्रोसेस होते हैं, आपको देखने के लिए मिलता है कि उसका संवैधानिक जो फंडामेंटल आपके राइट्स होते हैं, इन पर भी क्या होता है, इसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अनुच्छेद 358 के तहत अगर हम देखें तो केवल युद्ध बाहा जो आक्रमण होता है उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। तो अनुच्छेद जो आपका 19 है ये स्वतः ही क्या हो जाता है, ये निलंबित हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 358 के तहत क्या है, यदि बाहरी आक्रमण हो, देखो केवल युद्ध हो और बाह्य आक्रमण हो, यहां पर एक बात ध्यान रखना है, आपको कई बार सशस्त्र विद्रोह दे देता है, सशस्त्र विद्रोह भी दे देता है, तो वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है, ठीक है। केवल युद्ध होगा और बाहरी आक्रमण अगर हो रहा है तब। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है जब देश में ही क्या हो जाए, हिंसा फैल जाए। याद है आपको नेपाल का वो मुद्दा, पूरी सरकार बदल दी, इस तरीके से। वहीं अगर हम देखें संविधान का अनुच्छेद जो आपका 359 है, वो कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान में राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबन कर सकता है। मतलब कि कभी भी ध्यान में रखोगे, जो आपका संविधान का अनुच्छेद 20 है और 21 है, इमरजेंसी हो, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, संवैधानिक आपातकाल हो, ठीक है, इनमें कभी भी नहीं होता है, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो। तो इसमें आपको क्या है, 20 और 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, तो आइए अब थोड़ा सा आप कहोगे सर एक प्रोसेस रह गया, आपने जो आर्टिकल्स थे ये तो बता दिए, लेकिन एक एक करके आर्टिकल्स नहीं बचा है, तो उसको भी बता दीजिए, तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आइए आपको बता देते हैं। पहले मैं इसको क्या कर देता हूं, पहले इसको रिफ्रेश कर देता हूं, ताकि एक फेरे में ये सब इरेज हो जाए। लेकिन आप अपना फीडबैक देते चलिएगा, कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। एक बार अगर आप ये क्लास कर लेंगे तो आपकी जो भी फुल और फाइनल रिवीजन आपका हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं मैं, ये एक गोल्डन क्लास है, ना कि ये आपकी ऐसे ही रिवीजन क्लास है। क्लियर? चलो,
तो आप कुछ आर्टिकल्स में आपके रिवीजन करवा देता हूं। कई बार आपके आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो उन आर्टिकल्स को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। तो मैं देख लेता हूं इन्होंने इसमें दिए हैं या नहीं दिए हैं। ठीक है, मेरे पास बुक है, नहीं तो फिर मैं अपने मेमोरी को खोलूंगा और उसी से चीजें लिखूंगा। क्लियर? हाँ जी, देखो सबसे पहले आता है आपका, जिसको हम कहते हैं समानता का अधिकार। चलो आओ देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है जो आपका क्या होता है, समानता का अधिकार होता है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार होता है आपका 14 से 18 तक। कब से कब तक? 14 से 18 तक होता है। अब ये कई भागों में इसको बांटा गया है, तो कई आर्टिकल हो गए, तो इन आर्टिकल को हमें समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल जो आपका होता है 14 क्या कहता है। आर्टिकल आपका जो 15 है वो क्या कहता है। आर्टिकल आपका जो 16 है वो क्या कहता है, इसको हम जानेंगे। आर्टिकल आपका 17 क्या कहता है, और आर्टिकल आपका 18 क्या कहता है। ठीक है, संविधान का आर्टिकल जो आपका 14 है वो कहता है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष जो क्षमता है, जिसको क्षमता कहते हैं, वो कहां से है? इंग्लैंड के संविधान से ली गई है कि सभी विधि के समक्ष समान रहेंगे। क्या रहेंगे? विधि के समक्ष समानता और संरक्षण की बात करता है। संरक्षण की बात करता है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। अब समानता जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है और ये निगेटिव टर्मिनोलॉजी है। क्या है? ये आपकी निगेटिव टर्मिनोलॉजी है। विधि के समक्ष संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है और ये पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है। मतलब कि इसके तहत क्या होगा, किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखा भी जाएगा। क्लियर? आर्टिकल जो 15 है, तो यहां पर सभी से क्या होगा, समानता की बात होगी। यहां से किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर? उसके बाद जो आपका 15 है, ये कहता है कि मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव का निषेध करता है किसके आधार पर? मूल, वंश, धर्म, मूल हो गया, वंश हो गया, धर्म हो गया, इन सब के अलावा जाति, लिंग, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, मूल, वंश हो गया, धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 16 है, ये कहता है आपसे कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता। इसमें क्या होगा? अफसर की समता होगी। अफसर की समता की बात यहां पर की गई है। मतलब कि अगर कोई मान लीजिए गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी निकलती है, तो उस वैकेंसी में दोनों को क्या होगा, प्रॉपर, दोनों को नहीं बल्कि यहां पर सभी को क्या होगा, इसमें प्रॉपर अधिकार दिए जाएंगे। वो महिला हो, पुरुष हो, ठीक है, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, माइनॉरिटी हो, ये सभी क्या होंगे, इनके तहत चीजें देखने के लिए मिलेंगी। आर्टिकल जो 17 है, ये कहता है आपको अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि अनटचेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, अनटचेबिलिटी की ये बात करता है। मतलब कि छुआछूत के जो प्रॉब्लम थी, आपने देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, तो जो शूद्र थे, जो दलित थे, जो दबे हुए थे, दरिद्र इनको कहा गया। ये भारत के मूल निवासी है लोग, लेकिन इनको जो आदिवासी होते हैं, SC ST कहाँ के लोग हैं? ये आर्य नहीं है, ये अनार्य है, ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, वास्तविक भारतीय यही है। तो खासतौर पर क्या है, इनके साथ में छुआछूत होती थी, है ना, बहुत ज्यादा। उसको हम तोड़ाते नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा होती थी, और आज भी आप देखते हैं कई बार ये चीजें हो जाती हैं। कुछ घटनाएं रही है मध्य प्रदेश की, आपने देखी होंगी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की घटना रही है, वो भी आपने देखी होगी, है ना। तो ये सारी चीजें। 18 में कहता है उपाधियों का अंत। जो संविधान का आर्टिकल आपका 18 है, ये कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का क्या करना है? अंत करना है। आप कहोगे सर कई बार देखने के लिए मिलता है जो डॉक्टर होते हैं, लेकिन ना, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह आपने देखा होगा, ये क्यों लगा लिया सर इन्होंने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्यों लगा लिया?
ये डॉक्टरेट की उपाधि होती है जब कोई एलएलबी कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, किसी एक पार्टिकुलर विषय में क्या है मास्टर की डिग्री प्राप्त कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्टर कहने लगते हैं। ठीक है, क्या कहने लगते हैं, डॉक्टर की उपाधि देने लगते हैं। एक होता है डॉक्टर जो हेल्थ वाला होता है, ठीक है, तो उसको हम, वो उपाधि नहीं है बल्कि उसकी एक विशेष पहचान के रूप में उससे जाना जाता है। अब कोई भी यहां पर राय बहादुर साहब जी पधार रहे हैं ये नहीं होगा, है ना, कोई राय बहादुर साहब नहीं होगा, कोई राजा रजवाड़ा नहीं होगा, ये उपाधियां नहीं होंगे। आपको कि सर भारत रत्न, भारत रत्न दिया जाता है लेकिन वो नाम के आगे उसको टाइटल के रूप में यूज नहीं कर सकते। क्या आप करेंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला भारत रत्न, कई व्यक्तियों को मिला है ना, लगातार मिलता रहता है, ये प्रत्येक वर्ष में मिलता है भारत रत्न, और एक वर्ष में अधिकतम 3 ही मेंबर्स को मिलता है। पदर आप देखोगे पद्म विभूषण मिलता है, पद्म श्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, ये सब मिलते हैं कि नहीं। तो इसमें क्या है, ये सब अवार्ड है, ये सब क्या है, अवार्ड है। ये कोई आपकी ऐसी उपाधि नहीं है, उपलब्धि नहीं है कि खास तौर पर आपके नाम से इसकी पहचान होगी, नहीं, आपके काम से पहचान होगी। तो ये आपको क्या है, ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट यहां पर ध्यान में रखना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और विदेश से उसको कोई उपाधि मिल रही है, कोई मान लीजिए सरकार है, विदेशी सरकार वो उपाधि दे, तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति से पहले उस व्यक्ति को कांटेक्ट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि XYZ जो देश है ये हमें कुछ उपाधि दे रहे हैं, क्या हम ले लें। अगर उन्होंने कह दिया हाँ ले लो, वो सम्मान है, वो उपाधि है, तो ले सकते हो। अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप नहीं ले सकते हो। तो इस प्रकार से भी क्या है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उपाधियों के अंत की बात हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, इसके साथ साथ आपसे कई बार पूछा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, तो क्या होता है, चलिए अब आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसको भी जानते हैं। आता है स्वतंत्रता का अधिकार, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, मैं तो आपको लिखकर ही पढ़ा रहा हूं। स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है ये कहां से कहां तक है, ये आपको मिलेगा 19 से, संविधान के आर्टिकल 19 से ये आपको 22 तक देखने के लिए मिलते हैं। आइए तो जरा इन आर्टिकल्स को समझते हैं, ये आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। देखिए संविधान का आर्टिकल जो 19 है इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता है, और इसका ए आप पढ़ते हैं, 1 का ए आप पढ़ते हैं। इसमें ही क्या है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें ही भ्रमण करने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने का अधिकार है, अपनी जीविकाओं को यापन करने का अधिकार है, और कोई संगठन बनाने का भी अधिकार आपको इसी के तहत देके रखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 19 में इसको कह सकते हैं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद आता है आपका संविधान का अनुच्छेद 20, जो 20 में रखा गया है, ये कहता है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण होता है। क्या होता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, दोष सिद्धि से क्या है, संरक्षण है, दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करता है संविधान का अनुच्छेद 20। उसके बाद अगर हम देखें संविधान का जो अनुच्छेद आता है आपका 21, ये क्या कहता है सर, ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये ऐसा आर्टिकल है जो अपने आप में एक बड़ा आर्टिकल है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग 34 ऐसे टाइप इसके रखे हुए हैं जो इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपको अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है ना, आपके बहुत सारे राइट इसी में है। इसी का एक आता है आर्टिकल, आप देखोगे 21 का ए आ जाता है, और ये क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, तो यहां पर ये है। उसके साथ साथ अगर हम देखें आ जाता है आपका आर्टिकल जो है 22, 22 कहता है आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है। क्या है, गिरफ्तारी निषेध से क्या है, संरक्षण आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कहां से मिलता है, ये आपको मिलेगा किससे, आर्टिकल 22 में ये चीजें आपको रखी गई है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। चलो उसके पश्चात आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब आता है आपका शोषण के विरोध अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, और ये अधिकार आते हैं आपके 23 से 24 तक।
23 से 24 तक इसमें केवल 2 ही आर्टिकल हैं। एक है आपका संविधान का अनुच्छेद 23 और एक है आर्टिकल आपका 24। इट इज क्लियर। देखो इसमें क्या है, मानव के बाल श्रम और दुर्व्यवहार पर निषेध है। जैसे 18 वर्ष से किसी भी बच्चे से, मतलब कि किसी की आयु मान लीजिए 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो बाल श्रम को निषेध करता है। ये पहली बात तो क्या करता है, एक करता है बाल श्रम, जो बाल श्रम होता है उसको ये क्या करता है, रोकता है, पहला। और कई बार क्या होता है, जो मानव देह व्यापार होता है, कुछ बार क्या होता है, बच्चों को, महिलाओं को क्या है, ट्रैफिकिंग में आप देखोगे बेचा जाता है। तो मानव जो आप देखोगे बालक से है, यहां पर इसकी अगर हम बात कर लें तो यहां पर क्या है, दुर्व्यापार की बात करता है। क्या करता है, दुर्व्यापार की यहां पर बात करता है, तो उसको भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। 24 जो कहता है, ये कहता है आपका कारखानों और में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है। कल कारखानों में, ठीक है, जो बालकों का क्या होगा, कारखानों में प्रतिषेध करता है कि बालक कल कारखानों में काम नहीं करेंगे। इट इज क्लियर। चलो यहां तक भी क्लियर हो गया सर। बाकी भी बता दो सर, ऐसे ही मजा आ रहा है, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं। उसके पश्चात आता है आपका, आप नोट डाउन भी करते रहे इसको, ये याद करने का तरीका होता है शॉर्ट नोट्स में। उसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका 25 से 28 तक। सर ये क्या है, बिल्कुल इसको भी बताएंगे, ये क्या है समझते हैं। देखो आपको क्या है, 25 से 28 तक यहां पर जो चीजें देके रखी हैं उन्हें जरा देखिएगा। संविधान का जो आर्टिकल है आपका, आर्टिकल है आपका 25, ये क्या कहता है सर, ये कहता है कि अंतःकरण और धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे पूजा पाठ करना, बस ऐसे याद रखो, अपने धर्म का पूजा पाठ करना या फिर नमाज पढ़ना, है ना, ये सब इसी में रखा गया है, उस पर आपका डिपेंड करता है। 26 में कहता है धर्म के कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता यहां पर आपको दी जाएगी। आर्टिकल आपका जो 26 है, धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है, किसकी स्वतंत्रता होगी, प्रबंधन की क्या होगी, स्वतंत्रता आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके पश्चात संविधान का आर्टिकल जो 27 है, ये क्या कहता है सर, ये कहता है कि किसी धर्म के संपोषित करने के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब कि इसको कर से मुक्त रखा जाएगा। क्या होगा, कर से मुक्त रखा जाएगा। कभी भी किसी भी टेंपल पे या मजार पर या गिरजाघर या गुरुद्वारे पर या मंदिर पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं जो आर्टिकल आपका आर्टिकल 28 है, ये कहता है आपका कि खासतौर पर कुछ दशाओं में कहां पर, कुछ दशाओं में क्या है, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, ये जो मदरसे वगैरह होते हैं ये क्या, यही तो खुलते हैं, गुरुकुल जो आपकी मेथड है वो क्या है, इसी से रिलेटेड है, तो आपका यहां से भी पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। क्या आता है, सांस्कृतिक प्लस शिक्षण अधिकार, ठीक है, शैक्षणिक अधिकार। अब जरा देख लेते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है ये दो ही हैं, एक है आपका संविधान का आर्टिकल 29 और एक है संविधान का आर्टिकल आपका 30। एक कौन सा आर्टिकल है, एक है आर्टिकल 29 और एक है 30। 29 कहता है खासतौर पर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या करता है, अल्पसंख्यक जो वर्ग होते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग कौन है सर, अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 के तहत क्या है, इसमें कौन कौन अल्पसंख्यक होते हैं जरा देखना, इसमें कौन है इसको जरा समझना है। इसके अंतर्गत आपको सिख मिलते हैं, बौद्ध मिलते हैं, जैन मिलते हैं, मुस्लिम मिलते हैं, ईसाई मिलते हैं। ये सब क्या है, ये पांचों के पांचों क्या है, ये पांचों के पांचों अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन ये हिंदू हैं। अल्पसंख्यक खासतौर पर जनसंख्या के आधार पर इनको देखा जाता है।
30 में है शिक्षण संस्थान की बात यहां पर की गई है कि अल्पसंख्यकों की क्या होगी, जो शिक्षा है उसकी बात हुई है ना। ये संस्कृति को बचाएंगे, अपनी भाषा और लिपि को, 3 है, एक तो संस्कृति है, भाषा और लिपि, ठीक है, इसको बचाएंगे। और 30 में है शिक्षण संस्थान, जैसे कुछ संस्थान क्या होंगे, ये क्या करेंगे, उन पे संरक्षण प्रदान करेंगे कुछ दशाओं में। जैसे देखो यहां पर 3 प्रकार के आपके क्या होंगे, इसके शिक्षण संस्थान होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यही तो मामला था 2025 में जो रहा, 24 में जो रहा, वो यही मामला था, ठीक है, वहां के वाइस चांसलर को लेकर के, और भी कई चीजें थी। तो क्या था यहाँ पर मुद्दा ये था, खासतौर पर अगर हम देखें तो शिक्षण संस्थान यहाँ पर 3 प्रकार के मिलेंगे। पहला, ऐसे संस्थान होंगे जिनको वित्त पोषित कौन करेगा, खासतौर पर राज्य करेगा, मतलब कि सरकार देगी और रेगुलेशन भी वही करेगी, तो उसमें शिक्षा संस्थानों में आप नहीं दे सकते। दूसरा, वित्त पोषण सरकार दे रही है ना, लेकिन रेगुलेट अल्पसंख्यक कर रहे हैं, तो वहां पर आप दोगे शिक्षा। तीसरा है कि ना तो वित्त ले रहे हैं ना रेगुलेट, तो वही कर रहे हैं सब अल्पसंख्यक, तो वहां पर तो वो शिक्षा देंगी अपनी पसंद से, ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत रखा जाता है। फिर आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मैंने आपको बताया था। क्या आता है, लास्ट आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है सर, ये संविधान के आर्टिकल किस में है, आपको 32 में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 32 के तहत कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो रिट जारी करेगा, 5 प्रकार की हमने बताई। और संविधान के आर्टिकल 226 के तहत आप कहां जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। और ध्यान रखना, जो भी रिट पर जो अधिकार होता है, किस पर, जो रिट है, जो रिट होती है, वहां पर जो हाई कोर्ट है उसकी शक्ति अधिक है सुप्रीम कोर्ट से, इसको भी ध्यान रखना है। क्लियर, क्लियर हो गया, तो एक बार थंब भी कर दे, कमेंट्स में करना है। अब देखो लाइव तो नहीं चल रहा है ना ये सेशन, तो आपको कमेंट्स में चीजें लिख देनी है। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। क्लियर, चलो आइए तो अब देख लेते हैं। लगभग आपका कंप्लीट हमने रिवीजन ये कर लिया है, आप इसको उतार लेंगे इजी वे में, ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको लिखवाया है वैसे वैसे चीजें आप इसमें करते चलेंगे। आइए तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे हमने चीजें आपसे कवर कर ली हैं। क्लियर, ये सब एक एक करके हमने डिटेल्स में चर्चा कर दी है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। जैसे निषेधाज्ञा, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया गया एक आदेश है, रिट, तो इसमें है किसी सरकारी निषेधाज्ञा, जो सर्वोच्च, ये रिट पूछा गया है यहां पर, ठीक है, ये रिट है एक प्रकार की। तो ये किसके द्वारा होती है, ये निचली अदालत द्वारा किसी मामले में कार्रवाई जारी करने पर रोक लगाना, इसको उत्प्रेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षण। क्या कहते हैं, इसको उत्प्रेक्षण वाली कोई रिट कहा जाता है। क्लियर, चलो, उत्प्रेक्षण के आधार पर इसको रिट के अंतर्गत क्या है, रखा जाता है। तो इसको क्या है, आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी, बोले तो गैर। चलिए वहीं अगर हम देखें, सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन को व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या पर काबू पाने के लिए अधिनियमित किया गया या माना जाता है। तो 2023 में था। तो पहला, क्योंकि संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकारों की न्यायिक, तो यहां पर है पहला संविधान संशोधन, ए राइट आंसर आएगा। 42 में नहीं है, 44 में नहीं है, 86 तो किससे है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बैठ करके इनके आंसर देते चले। तो चलो इसका आंसर क्या कर दोगे, ये 2022 में पूछा है, इजी सा है, कोई इसमें हार्ड तो नहीं है, कमेंट्स कर दोगे अब तो, क्योंकि अब तो हम आपको बता दिए हैं, सब कुछ रिवाइज करवा दिए, तो अब तो इजी हो जाएगा। चलो ऐसे ही ये आपका चौथा स्टेटमेंट है, चौथा क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर देते चलेंगे। भारत रत्न और ये सब के बारे में आपसे पूछा गया, ये भी 2022 में था। 21वें क्वेश्चन था कि भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है। देखो संपत्ति का अधिकार क्या है, ये पूछ लिया गया ना, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका ध्यान रखेंगे फंडामेंटल अधिकार नहीं है, बल्कि ये क्या है, संवैधानिक अधिकार है।
कानूनी अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को, ये भी गलत है, ना तो मौलिक अधिकार है ना ही कानूनी, ये भी गलत है। किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी अधिकार है, यस बिल्कुल, ये किसी भी व्यक्ति को क्या है, उपलब्ध कानूनी अधिकार है, और ये विदेशियों को भी हो जाता है और भारतीयों को भी हो जाता है। तो यहां पर बी आ जाएगा, बोले तो खा इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपसे पूछा गया था, ये पुट्टुस्वामी केस था 2017 का, आप सभी बाकी पे इसमें राइट टू प्राइवेसी क्या है, राइट टू प्राइवेसी, क्लियर। तो निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो कहां पर है, तो देखो राइट टू प्राइवेसी संविधान के आर्टिकल 21 में रखा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। चलो ऐसा ही 17 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का माफ कीजिए, ये 2021 में पूछा गया है। ऐसा कानून जो कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के अनुप्रयोग के मामले में अनियंत्रित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है या करता है, बताओ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है विधि के, क्योंकि कार्यपालिका और प्रशासनिक प्राधिकरण क्या है, अनियंत्रित शक्ति प्रदान करता है, किसको, विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, किसको, कार्यपालिका या किसी प्रशासनिक प्राधिकरण को। तो कौन करता है, संविधान का आर्टिकल आपका 14 करता है, क्लियर, क्योंकि 32 तो करेगा नहीं, वो तो किसको करता है, सुप्रीम कोर्ट को करता है। चलो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे 2020 में पूछा गया। तो कई क्वेश्चन हैं, आप इजीली वे में बता सकते हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में आपसे पूछा गया है, जो कि 1948 में आते हैं, 1948 में आते हैं। तो ये सभी है, प्रस्तावना है, डीपीएसपी भी है और मूल कर्तव्य भी है। तो यहां पर डी आंसर है, बोले तो घ, क्लियर। चलो अब यहां तक चीजें क्या है आपकी क्लियर हो गई हैं अभी तक, ये उम्मीद करके चलते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में। देखो बहुत ही ये क्लास आपके लिए मैं कहता हूं ना एक गोल्डन क्लास है, क्योंकि हम आपके साथ में क्या कर रहे हैं, रिवीजन के साथ साथ हम आपके साथ में आपकी परीक्षा को और ज्यादा विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके एमसीक्यू भी इसमें लगा रहे हैं। तो कई चीजें आपकी कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। चलो आइए तो अब देखते हैं आपके क्या है, डीपीएसपी, जो कि राज्य के निर्देशक तत्व के रूप में इनको जाना जाता है। देखिए ये भारतीय संविधान के भाग आपको कहां पर मिलेंगे, संविधान के भाग नंबर आपको 4 में देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल आपके ये 36 से 51 तक आपको देखने के लिए मिलते हैं। कहां से लिए गए हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से। कहां से, आयरलैंड के संविधान से इनको क्या है, लिया गया है। और ये किसको प्राप्त अधिकार है, ये राज्यों को प्राप्त अधिकार है, ये राज्यों को प्राप्त अधिकार है। क्योंकि राज्य क्या करेगा, कानून बनाते समय इनको ध्यान में रखेगा, ऐसा ना हो कि राज्य इनका क्या करे, उल्लंघन करता चला जाए। और इनको 3 भागों में खासतौर पर बांटा जाता है, 4 भागों में माफ कीजिएगा, गांधीवादी, समाजवादी और वैधानिक के रूप में इनको बांटा जाता है। तो एक एक करके बात करेंगे, चीजों को समझेंगे, ताकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप इसका आंसर दे सकें। इसमें अमेंडमेंट्स भी लगातार होते रहे। चलो आइए तो बढ़ते हैं आगे। ये एक रिवीजन हो गया अपना अब यहां तक, बस हमको आर्टिकल अब देख ले रहे हैं। चलिए देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, अब समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जिसको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कहा जाता है। संविधान के भाग क्रमांक आप देखोगे 4 में देखेगा, और अनुच्छेद 36 से 51 है। कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से। ये खासतौर पर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। गैरवाद योग्य है, मतलब कि इसका ये हो गया संविधान का जब आर्टिकल आप इसमें ही पढ़ोगे 37 नंबर, तो उसकी बात यहां पर की गई है। ये गैरवाद योग्य है, इनके उल्लंघन पर आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि महोदय मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो गया।
क्योंकि ये राज्य को प्राप्त है। सरकारों के लिए एक निर्देश देते हैं, क्या करते हैं, ये सरकारों के लिए एक निर्देश देते हैं और बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। क्लियर। चलो अब बात कर लेते हैं यहां पर जो अनुच्छेद एक एक करके। तो अनुच्छेद पहला आता है आपका 36। तो इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा है। सेम वही चीजें आपको मिलेंगी, सेम वही चीजें हैं जो संविधान के आर्टिकल, अगर हम देखें संविधान के जो आर्टिकल आपका 12 है उसमें जो कहा गया है वही आपका अनुच्छेद 36 में कहा गया है। दूसरे नंबर का जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि खासतौर पर संविधान का अनुच्छेद 37 है, ये नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है किंतु नैतिक रूप से आवश्यक है, और इसको आप क्या है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये क्या है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ अगर हम देखें संविधान का अनुच्छेद जो 38 है, यह राज्य की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कल्याण के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करता है। जब आपसे पूछा जाता है जुडिशरी रिव्यू, आपसे पूछा जाता है क्योंकि ये जस्टिस की बात करता है, किसकी बात करता है, ये जस्टिस की बात करता है। और जस्टिस जो है ये आपका कितने प्रकार का है, तो जस्टिस आपका 3 प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। एक होता है पॉलिटिकल, दूसरा होता है इकोनॉमिकल और तीसरा होता है सोशल। तो ये जस्टिस आपका होना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद अगर हम देखें 39 में कहा गया है कि महिला पुरुषों के लिए जीवन यापन के समान अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, धन और उत्पादन के साधनों का समाज में क्या होगा, समरूप वितरण होना चाहिए। तो यहां पर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और खासतौर पर समाज में जो अवितरण था, असमानता थी, उसको भी मिटाने की बात की जाती है। चलो उसके बाद देखते हैं संविधान का अनुच्छेद आपका कौन सा, 39 का ए, क्योंकि ये लाया गया था जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके माध्यम से। इसमें है कि सभी को समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। एक केस हुआ था बिहार का, तब से ये चीजें चर्चाओं में रही। बिहार का केस हुआ था सर्वप्रथम, क्योंकि देखो जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो उसको तो यही था कि सभी व्यक्ति आएंगे, सभी को हम न्याय देंगे तो सब यहां पर न्याय पालेंगे। लेकिन चीजें और मुद्दा कुछ और ही निकला। वो ये निकला कि इसमें ये देखने के लिए मिला कि सर अगर आप समानता की बात करते हैं, ये तो बात सही है, समानता की तो बात करते हैं, बात तो सही है, लेकिन सर ऐसी बात है कि कुछ एक ऐसे वर्ग है जिनको खासतौर पर क्या है जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। कारण है कि उनके पास में मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसलिए वो इससे वंचित हो जाते हैं। तो तभी से क्या हुआ था, भारत में एक गवर्नमेंट वकील होते हैं उनकी व्यवस्था की गई, सरकारी वकील की, ठीक है, ताकि उन वर्गों को भी क्या हो सके, न्याय मिल सके। 40 में है गांधी जी के चश्मे कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं। तो इसमें खासतौर पर क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा और किए भी गए। 41 है राज्य में क्या है, देखो 41 है नंबर 1 का आदमी। नंबर 1 का आदमी मतलब कि उसको क्या मिलना चाहिए, राज्य क्या करेगा, काम देगा। शिक्षा के साथ बुढ़ापे और बीमारी जैसी अवस्थाओं और दशाओं में लोक सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, पेंशन वगैरह उसको देगा। उसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन। अब ये 42वां माफ कीजिएगा, संशोधन नहीं, आर्टिकल है 42वां। काम की न्याय संगत और प्रसूति यहां पर दी जाएगी। 43 में है, 43 में खासतौर पर राज्य न्यूनतम मजदूरी और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा का प्रयास करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है 43A। 43A में उद्योगों के प्रबंधन में क्या है, श्रमिकों की क्या होगी, भागीदारी होगी। इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुका है। 44 में कह रहे हैं 4 है तो समान नागरिक संहिता है, ये समान की बात कर रहे हैं। तो अब तक समान नागरिक संहिता कहां स्टेट में है, तो जरा आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी, भारत के किस किस स्टेट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आप कमेंट्स करके बताएंगे। फिर से बोल रहे हैं, भारत के कितने राज्यों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता अब तक क्या हो चुकी है, लागू हो चुकी है, ये आपको बताना है कमेंट्स में। उसके साथ साथ अगर हम देखें संविधान का अनुच्छेद 45 है कि राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। अब इसी में एक अमेंडमेंट्स किया गया था, पूछो क्या अमेंडमेंट्स था, आपका 86वां संविधान संशोधन, और इसी के माध्यम से किया गया था क्या, संविधान के आर्टिकल 21 का ए, जहां पर राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी। तो अब क्या है, शेषा अवस्था की शिक्षा ये देगा, मतलब कि संविधान का अनुच्छेद जो आपका 45 है, इसके माध्यम से 0 से जो आपके क्या है
5 वर्ष तक के सभी बच्चों को ये क्या करेगा, निःशुल्क विधि क्या करेगा, ये निःशुल्क शिक्षण देगा। शेषा अवस्था जो बाल्य अवस्था की शिक्षा होती है वो, और इसमें आंगनवाड़ी जो है ना आपके गांव में खुली होती है, तो वहां पर इससे क्या है शिक्षा ये प्राप्त होती है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 46, इसमें समाज के कमजोर वर्गों को खासतौर पर SC और ST के हितों की सुरक्षा की जाएगी। महिलाएं भी इसमें रखेंगे, जो भी कमजोर वर्ग होते हैं, वृद्ध व्यक्ति भी होते हैं, ये बड़ी टर्मोलॉजी है, लेकिन एक हिंट्स के रूप में SC ST कमजोर वर्ग कह देते हैं। कमजोर वर्ग ट्रांसजेंडर भी है, कमजोर वर्ग कोई मान लीजिए हैंडकैप है वो भी है, कमजोर वर्ग वृद्ध व्यक्ति भी है, कमजोर वर्ग किसी का मान लीजिए ब्रेन ठीक है थोड़े से पागल दिवाली है वो भी है ना, तो कई है, महिलाएं भी हैं, शरणार्थी भी हैं, है ना, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद जो आपका 47 है वो खासतौर पर कहता है कि लोगों को उच्च स्तरीय पोषण उपलब्ध करवाने और लोक स्वास्थ्य के खाद के ऊपर क्या करेगा, राज्य प्रयास करेगा। और कई बार क्या होता है जैसे स्मोक वगैरह होता है और इनके साथ साथ वोइन होता है, शराबबंदी की बात कौन करेगा, राज्य करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। फिर आता है संविधान का अनुच्छेद आपका 48, इसमें कृषि पशुपालन की दिशा में दायित्व करेगा। 48A में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करेगा। 39 है राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं उनका संरक्षण करेगा। 50 है कार्यपालिका न्यायपालिका का क्या होगा, पृथक्करण होगा, शक्ति का पृथक्करण यहीं पर आता है। 41 है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को क्या है राज्य आप देखोगे प्रयासरत रहेगा और उस पर क्या करेगा, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। चलिए अगर हम देखें, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स भी हुआ है, जैसे सबसे पहला अमेंडमेंट्स है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके माध्यम से आपके DPSP में अमेंडमेंट्स हुआ और कई ऐसे आर्टिकल जोड़े गए, जैसे 39 का A इसके अंतर्गत जोड़ा गया, 43 का A जोड़ा गया और 48 का A जोड़ा गया। तो ध्यान में रखो, अगर A पूछे तो वो कहां से जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। तत्पश्चात इसके अगर आपसे पूछेगा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो आपका 38 का एक लोक ठीक है कल्याण की जो अभिवृद्धि को बढ़ावा देगा, और 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या होगा, 43 का B जोड़ा गया। ये क्या बात करता है, ये बात करता है आपका सहकारी संघवाद। किसकी बात करता है, सहकारिता की बात करता है, सहकारिता की बात करता है, ठीक है, सहकारी संघवाद को भी ये बढ़ावा देता है। वैसे ही आपका अनुच्छेद हो जाता है 19 जो भी इसके बारे में बात करता है, ठीक है। चलो सहकारी सोसाइटी आप बना सकते हैं। वही अगर हम देखें कई बार आपसे और भी कई चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, जैसे मिनिमम मिल्स एक मामला हुआ था, ठीक है, मिनिमम मिल्स एक मामला हुआ था जो 1980 का था। तो इसमें मैटर ये उठ रहा था, क्या मूल अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर आपके DPSP। तो देखो इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने पाया इस केस के माध्यम से कि जो आपके मूल अधिकार हैं और DPSP हैं, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कौन पूरक हैं, फंडामेंटल राइट्स प्लस DPSP, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और खासतौर पर दोनों का उद्देश्य है क्या, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। दैट इज क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो इसको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो अब यहां पर क्या है, आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हैं, आप इनका आंसर देते चलिएगा। भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण, ठीक है, का उल्लंघन करता है, ये 2021 में पूछा गया है। तो किसका संकेंद्रण, मतलब कि आप देखोगे ये संकेंद्रण करता है आपकी किसका, DPSP का। तो B आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो कौन करता है, DPSP करता है। इसको भी ध्यान में रखो, ये हमारे टाइटल है, नाम का नाम ही है मिस्टर कुमार सर, टाइटल क्या है। भारत के संविधान के भाग 4 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UPSC ने 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। पहला, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकेगा नहीं। दूसरे में कह रहे हैं आपसे कि इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकेगा, बिल्कुल सही है।
तीसरा है आपका कि इस भाग में निर्धारित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल ये बात सही है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला गलत है तो ए आंसर नहीं है, और उसके साथ साथ आपका सी आंसर नहीं है। आंसर है डी, 2 और 3 इसमें सही है। वैसे ही ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका क्या है, आपको राइट आंसर देना है कमेंट्स में कि भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स करना है। ये आपके सामने ऑप्शंस भी देके रखे हैं। चलिए, ऐसे ही 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका भी दे देंगे, बहुत ही इजी सा है। ठीक है, पढ़ें और करें आराम से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम चीजों को। देखिए सबसे पहले आता है आपका क्या सर, जिसको हम बोलते हैं मूल कर्तव्य। क्या बोलते हैं इसको, हम मूल कर्तव्य के नाम से जानते हैं। ये मूल कर्तव्य क्या है सर, हमने देखो आपको नागरिकता दे दी, हमने आपको संविधान का भाग 1 दे दिया, हमने आपको डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट दे दिया और कुछ फंडामेंटल अधिकार भी दे दिए। तो हमने अब तक 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं, जो भी आपकी क्लास हुई है 1.5-2 घंटे की अब तक हमने। अब बात कर रहे हैं मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य क्या है सर, क्या ये कर्तव्य ऑलरेडी भारतीय संविधान में थे, तो आप कहोगे नहीं, बल्कि हुआ क्या, क्योंकि भारत में इमरजेंसी प्रोविजन देखने के लिए आपको मिला था, तो ये प्रोसेस ऐसा मिला कि उस समय भारत में ये एक तरीके से चुनौती बढ़ रही थी कि लोग भारतीय संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। कौन सी कमेटी सर, स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ये आई थी। ठीक है, इस कमेटी के माध्यम से ये चीजें हुई हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति आपको ध्यान में रखनी है, इससे संबंधित है। उसके साथ साथ इन्होंने 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किया था 1976 में, ठीक है, इसके माध्यम से जोड़ा गया था। कहां से लिए हैं सर, तो ये रूस से लिए हैं सर। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ टोटल है कितने सर, तो अभी क्या है, आपके पहले 10 थे प्लस 1, आज कितने हो गए हैं, ये 11 हो गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कितने हो गए हैं, आज आपके टोटल नंबर ऑफ 11 हो गए हैं। जब 42वां संविधान संशोधन था तो उस समय आपके कितने थे, 10 थे, लेकिन एक क्या हुआ है, एक जो लास्ट में जोड़ा गया है, जो राइट टू एजुकेशन की बात हुई थी, वो क्या किया गया है, उसमें आप देखोगे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। क्लियर, वहां पे पेरेंट्स की यहां पर एक ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है कि माता पिता क्या करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को। यहां तक चीजें क्लियर हैं तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सर जी, एकदम चीजें क्लियर है, आपने एकदम मस्त पढ़ाया है। और एक और बात यहां पर ध्यान में रखनी है आपको कि ये मूल संविधान का भाग नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। तो मूल संविधान में ये शामिल नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया है। क्लियर, चलो देख लेते हैं। आइए देखिए, यहां पर एक और स्ट्रक्चर हमारी टीम ने लगाया है। मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, भाई आपका कर्तव्य बनता है कि नहीं कि आप अपने माता पिता को थोड़ा सा संरक्षण दो, सुरक्षित रखो। तो देखिए, पहला, ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी और 42वां संविधान संशोधन था। और संविधान के भाग, हाँ यहां पर हम बताना भूल गए हैं, जरा उसको भी यहां पर कर लीजिएगा। संविधान के भाग कहां पर है, ये तो हमने लिखा ही नहीं। संविधान के अगर हम भाग की बात कर लें तो संविधान का भाग 4 का में आपको मिलेगा। और आर्टिकल की अगर हम बात कर लें तो आर्टिकल आपको 51 का ए मिलेगा। तो इसमें इनको क्या है, रखा गया है। क्लियर, चलो अब चीजें क्लियर है। अगर आपके ये भी रहेगा ना, इतना भी जो मैं लिख रहा हूं, जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं, आपने ये भी बना लिया ना अपने शॉर्ट नोट्स में, तो आपको इसी को देख करके बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली मस्तिष्क में चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, एक ही पेपर पे देखो पूरा हम कवर कर दे रहे हैं। उसके साथ साथ संविधान के भाग 4 में, ठीक है, और 51 में ये गैर बाध्यकारी है। वर्मा समिति ने 1999 में कहा था कि बाध्यकारी बनाने की एक सिफारिश की थी, लेकिन ये है नहीं ऐसा बाध्यकारी।
और ये भारतीयों को प्राप्त है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। जैसे पहला है आपका क्या कि संविधान का पालन करना, दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन करना, जो राष्ट्रीय आंदोलनकारी रहे हैं, ठीक है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, तो उनका क्या करना है, आदर्शों का पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। दूसरा आपको चौथा है देश की रक्षा करना, सभी के लिए भाईचारे की भावना बना करके रखना और सामाजिक संस्कृति का सम्मान करना। इन सब के अलावा प्राकृतिक जो आपका पर्यावरण है उसकी रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और विकास को बढ़ावा देना, उसके साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति की जो क्षति की रक्षा करना, उसकी जो सार्वजनिक संपत्ति है, आप कहते हैं ना रोड है तोड़ दो, है ना, विद्यालय है तोड़ दो। कई बार आपने देखा होगा प्राइमरी में बच्चे ऐसा करते रहते हैं, रोड पर ऐसा करते रहते हैं, है ना। सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट को आगे बढ़ावा देना, उनके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका ये 10 है और ये है आपका 11। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। और ये कौन है, उनके जो मदर है और फादर है, ये उनका दायित्व होगा कि बच्चों को भेजे। तो ये था आपका क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इस पर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए इस पर क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, सार्वजनिक चुनावों में क्या है, मतदान करना। देखो यही मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो क्या है, ए इसका आंसर है ना, यही मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये तो सब है। ये पूछा गया है 2012 में। चलो इसका आंसर आप देंगे कमेंट्स में, पढ़ो इसको आराम से, इसका आंसर आपको कमेंट्स कर देना है, ठीक है। चलो और भी है क्या, नहीं। अब आता है आपका आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है, उस लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और टॉपिक है आपका लास्ट, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक संशोधन। क्या है सर, संवैधानिक संशोधन आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए है क्या संविधान संशोधन, खासतौर पर संविधान के अगर हम भाग की बात कर ले तो संविधान के भाग नंबर आपको कहां पर मिलेगा, 20 में इसकी चर्चा की गई है। अगर हम आर्टिकल की बात कर ले बोले तो अनुच्छेद, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 368 में, ये देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ ये शक्ति किसको मिली है, तो ये शक्ति आपकी संसद को मिली है, इसको भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। अब देखिए संसद क्या है, समय समय पर उसने अमेंडमेंट्स किए हैं जो कि आप जानते हैं। इसके अगर प्रोसेस की बात कर ले तो इसको क्या करना है, एक बिल ये लाया जाता है। संविधान जो संशोधन विधेयक होता है, जो विधेयक होता है, या फिर इसको आप बिल भी कहेंगे तो चलेगा, ठीक है, इसको बिल कहा जाता है। ये कहां पर लाया जा सकता है सर, तो ये यहां पर आपके 2 ही सदन होते हैं, या तो आप लोकसभा में ला सकते हैं या फिर इसको राज्यसभा में ला सकते हैं। इस पे दोनों की शक्तियां क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, मतलब कि बराबर आपको शक्तियां देखने के लिए मिलती हैं। इसके साथ साथ जब ये बिल लाया जाता है, मान लीजिए इस बिल को आप लेकर के आए हैं, मैं आपको एक पेपर पे समझा देता हूं संविधान संशोधन बिल के बारे में, ताकि आप ना भूलें, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये बोला जाता है ना। तो इसको क्या है, इसको आप लोकसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा और उसके साथ साथ राज्यसभा, ये दोनों में लाया जा सकता है। यहां पर दोनों की शक्ति क्या होती है, बराबर आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ साथ मानो कि लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा से पारित होगा, लोकसभा से पारित होता है तो कैसे इसका प्रोसेस होता है, तो इसकी प्रक्रिया को भी क्या है देख लो। इसकी प्रक्रिया को अगर हम देखें तो इसकी प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है, उस प्रक्रिया को भी देख लीजिएगा। प्रक्रिया इस पे ये है, प्रक्रिया यह है कि पहले उपस्थित और मतदान करने वालों का 1/2 मतलब कि साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से मतलब कि उपस्थित जो आपका है कुल का कितना है 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। टोटल का होता है ये कुल का, उपस्थित का। दूसरा इसमें आता है, ये तो पहला प्रोसेस है, दोहरे बहुमत की प्रक्रिया होती है ना इसमें, उपस्थित का 2/3, उपस्थित का होता है ये, उपस्थित का 2/3 कुल सदस्य संख्या का, ठीक है, कुल सदस्य संख्या का
2/3 इसमें आता है, और फिर आता है 1/2 आधे राज्यों का। ठीक है, किसका? आधे राज्यों का। यह भी आपको क्या है, ध्यान में रखना। पहला होता है साधारण बहुमत से इसको पारित किया जाता है, कोई से भी मिलाया जाए 50% + 1। फिर उपस्थित का होता है 2/3, कुल का 2/3, दोहे बहुमत की प्रक्रिया होती है। आधे राज्यों का होता है। ठीक है, अब ये कब होगा? जब कोई नई चीज होगी, मान लीजिए लोकसभा में या राज्यसभा में सदस्यों की संख्या को बढ़ाना है, तब ऐसा होगा, है ना। या फिर कोई नया कानून लेकर के, जैसे जीएसटी लेकर के आई, है ना, संविधान में जैसे कई ऐसे संशोधन अमेंडमेंट लेकर के आई। तो ऐसे इस प्रकार के जो भी एक्ट हैं जो पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन पर खासतौर पर ये क्या करती है, अमेंडमेंट करती है। और ये शक्ति केवल और केवल किसको प्राप्त है? ये शक्ति केवल और केवल संसद को प्राप्त है, और किसी को शक्ति ये प्राप्त नहीं है। यह भी ध्यान रखना है, इस पर कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, क्या है? जो आपकी ज्वाइंट सिटिंग, इस पर नहीं बुला सकते आप। मतलब कि संविधान का जो आर्टिकल आपका 108 है, उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं इस पे, यह ध्यान रखना। और राष्ट्रपति की शक्ति इस पे क्या हो जाती है? राष्ट्रपति की शक्ति यहां पर आपकी शून्य हो जाती है, जीरो बोले तो सन्नाटा। राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? यहां पर शून्य हो जाती है। उनको क्या होता है? इस विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना बाध्यकारी है। यह भी ध्यान रखना है, क्या है? बाध्यकारी है। किसको बाध्यकारी है? स्वीकृति देना, स्वीकृति देना। ठीक है, स्वीकृति देना बाध्यकारी है, किसको? राष्ट्रपति को। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, यही था आपका जो आज का ये क्लास था। आपको कमेंट्स में बताना है कि हमने आपसे देखिए क्या क्या किया। मैं आपको बता देता हूं, अब तक हमने इस क्लासेस के माध्यम से आपसे जो रिवीजन किया, हमने कितने चैप्टर देखे हैं। तो हमने कई चैप्टर आपसे क्या है इस क्लास के माध्यम से देखे हैं। पहला चैप्टर देखा था संघ प्लस राज्य क्षेत्र के बारे में। पहला चैप्टर हमारा यही था, डिटेल्स में हम देखे, एमसीक्यू देखे। दूसरा हमने देखा था आपका नागरिकता, ठीक है, कंप्लीट देखा। उसके बाद देखा आपके मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल्स में देखा और एमसीक्यू किए। फिर उसके बाद देखा राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखे। उसके बाद हमने देखा आपके मौलिक कर्तव्य, मतलब कि फंडामेंटल, जो फंडामेंटल ड्यूटीज, माफ कीजिएगा, मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज देखे हमने। ठीक है, और एक लास्ट टॉपिक देखा था हमने संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ये हमने आपसे चीजें डिस्कस करी हैं। तो जरा ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये जो टॉपिक हमने किए हैं, संशोधन ऐसे नहीं लिखा जाता, एक सेकेंड सही लिख देते हैं, नहीं तो कल को कहेंगे सर आपसे तो संशोधन भी नहीं लिखा जा रहा। ठीक है, आप सही है, संशोधन। तो इस संविधान संशोधन भी हमने देखा। चीजें क्लियर हुई यहां तक? तो अपना फीडबैक आवश्यक रूप से दीजिएगा। देखो, अगर आपको चीजें क्लियर हो रही हैं तो ये पार्ट कितना था आपका? पॉलिटी का जो पार्ट था, ये पॉलिटी का पार्ट था आपका, पॉलिटी का पार्ट 3 था, और इसमें कंप्लीट हमने 5 टॉपिक आपसे किए हैं। बोलो कैसा लगा था अगर आपको? और टाइम अगर हम देखें कितना टाइम हमें हुआ है, लगभग आपके 2 घंटे में हमने इसके एमसीक्यू लगा लिए हैं और कंप्लीट आपका रिवीजन भी करवा दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको ये टॉपिक कैसा लगा है बताइएगा, फीडबैक भी देते चलिएगा। और हमारी क्लास में जो मॉर्निंग की होती है, एक बार पुनः बता देता हूँ, मॉर्निंग की जो क्लास होती है 8 बजे, उसमें जुड़े। ये करंट अफेयर की क्लास है। आपको बहुत क्वेश्चन करंट अफेयर से जो मिलते हैं वो इस क्लास से मिल जाएंगे, इनफ है आपके लिए, बहुत ही अच्छा हम करंट अफेयर आपके लिए लाते हैं। 7 बजे आपकी क्लास होती है, ठीक है, डेली बेसिस पर। ये आपकी टेस्ट सीरीज की क्लास है, तो इसको भी ज्वाइन करें, आइएगा, शाम को मिलते हैं। तो इस तरीके से चीजें आपकी होती रहेंगी। ठीक है, अभी हमारा पॉलिटी और हिस्ट्री हमने लिया है, तो दोनों को कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इकोनॉमी या फिर ज्योग्राफी इस तरीके से लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। मन लगा के पढ़ते रहिएगा।
बेस्ट ऑफ लक, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके सपोर्ट करें आपका अपना एजुकेशन बायर सिविल सर्विस परिवार को। चलिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।